क्रिएटर ब्रेकडाउन एपिसोड 2। 22 तारीख 23 तारीख 23 तारीख 23 तारीख शाम को क्या टाइम हो रहा है अब? 4 बज रहे हैं, 4:30 बज रहे हैं। क्रिएटर ब्रेकडाउन एपिसोड 2, आलाप गहलोत। ऑल राइट गाइज, वेलकम टू अनदर क्रिएटर ब्रेकडाउन। दिस इज अंशुल चौधरी। शुरू करेंगे आज का पॉडकास्ट बिना किसी फालतू बकवास के। वी हैव विद अस इन द हाउस आलाप गहलोत, raging on Instagram with 42,000 followers and clearly breaking a lot of events, getting into T series। और मतलब अगर इन्होंने अभी आग नहीं लगाई हुई है तो शायद एक महीने में फिर से लगाने ही वाले हैं। और हमें एक खास सूत्रों के थ्रू पता चला है। ये सूत्र बहुत जल्दी अब हो गया है। आलाप भाई, वेलकम टू द शो आलाप भाई। थैंक यू भाई। और सुनाओ, क्या हाल है जनाब का? सबसे पहले तो भाई आपको थैंक यू कि आपने इतना बड़ा मौका दिया। बहुत अच्छा मौका है और पहला मौका है, तो फ्लाइंग डॉग टीवी के लिए थैंक यू सो मच। और हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। मतलब तो हाल ये है दिलों का ऐसे सनम। ही रंगारंग चल रहा है मन में माहौल। मन में माहौल यही चल तो रहा है सर। क्या करते रहते हो आजकल दिन भर? अभी थोड़ा इंस्टाग्राम पे जब ग्रोथ बढ़ रही है तो थोड़ा इसी में भी लगे रहते हैं। इंस- बहुत लोगों से बात होती है, आर्टिस्ट से बात होती है, चलती रहती है। तो उनसे बोलते हैं कि प्रमोट करो आईडी, ऐसा चलता है। कितना तो फर्क पड़ गया इंस्टाग्राम से धंधे पे? पूरा 99%। 99%। हाँ जी। अब क्या लोग पीछे पड़ रहे हैं कि भाई हमें मिलो, हमारे हमारे शो में आ जाओ, हमारे शो शो में में। आ जाओ, मिलो। अच्छा। जैसे 1000-1500, जो रियलिटी बात है, 1000-1500 फॉलोअर्स शुरुआत से, और 2-2.5 साल के अंदर जो गैप आना, 40-42 पे पहुंचना, तो लोग प्यार दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत से ऐसे डीएम्स आते, पहले हमने कभी सोचा नहीं था वैसे कि हमारे पास डीएम आएंगे। लोग कहते थे कि जो आर्टिस्ट बोलते हैं, जिनका इंटरव्यू देखते हैं, सुनना पड़ता है कि उनके बहुत डीएम्स आते हैं, पर जब खुद के इतने डीएम्स आते हैं अब रातों रात ये जो वो हुआ, तो दिल अच्छा खुश होता है, दिल मन शांत सा होता है और लगता है कि हाँ अब कुछ करा है। और बस अब आगे करते जा रहे हैं, लोगों से बात चल रही है, बहुत लोगों से अभी मिलना भी है। मुंबई का टूर बस बहुत जल्दी लगने वाला है। अरे, मुंबई के टूर के बाद थोड़ा और ग्रोथ बढ़ेगी। कहाँ से शुरू करा ये? क्यों शुरू करा? गायकी में ऐसा क्या मिल रहा था? मतलब फैमिली गायकी कुछ है। भी कर सकते थे। हाँ, टारगेट बहुत थे। हाँ। शुरुआत, एक्चुअली मैं बताता हूँ फैमिली के बारे में। बता। फैमिली जो पूरी है ना हमारी, हम्म। पूरी म्यूजिकल इंडस्ट्री है। पूरी घर में जितने भी लोग हैं सारे सिंगर्स हैं और मॉडल है। बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं मेरे चाचा वगैरह जो हैं, मेरे पापा के भाई बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं, गाना गा लेते हैं साथ में, मतलब साथ देते रहते हैं। मेरा भाई, बड़ा वाला भाई राज गहलोत, वो बहुत अच्छा मॉडल है, बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेता है, उसकी रील्स वगैरह बनाता रहता है वो भी। अच्छा। तो घर का इन्वायरमेंट जब ऐसी होती है तो खुद ही मन करता है। और पापा शुरुआत से 35-40 साल हो गए इवेंट्स करवाते आ रहे हैं। उनके बहुत अच्छे फ्रेंड थे बॉलीवुड से, गोविंदा सर की मूवी में निर्मल पांडे जी, निर्मल पांडे जी। उनके बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड थे पापा। तो मिले हो आप उनसे? मिले, मैं मिला नहीं, बदनसीबी है। मलाल रहेगा ज़िंदगी भर इस बात का। पर डैडी की बहुत सारी पिक्स हैं उनके साथ। और मेरी दादी शुरुआत से गाती आ रही हैं, तो पापा में यही चीज़ थी दादी की। तो निर्मल पांडे जी बहुत अच्छे दोस्त थे। विनोद खन्ना जी को भी बहुत बार प्रोग्राम्स में बुलाया पापा ने अपने। गोविंदा जी से फ़ोन पे बात हुई, सलमान खान से फ़ोन पे बात हुई। तो घर को देख देख के ही बस खुद भी तो लगता है कि यार कुछ। सलमान भाई से आपने बात करी? नहीं, पापा की निर्मल पांडे जी ने करवाई थी। अच्छा। पापा उनके घर पे ही रहते ज़्यादातर, मतलब क्योंकि फ्रेंडशिप ऐसी हो जाती है, हम्म। दोस्ती तो ऐसी है, दोस्ती ऐसी हो जाती है। तो निर्मल पांडे जी ने गोविंदा जी से भी बात करवाई थी, सलमान खान जी से भी बात करवाई थी। हम्म। तो बस घर की इन्वायरमेंट ऐसी है। पूरा एंटरटेनमेंट पैकेज पूरा सारा घर पे है। एंटरटेनमेंट सर, पूरा एंटरटेनमेंट। आसान तो नहीं रहा होगा क्योंकि दोस्त कोई इंजीनियर बन रहा होगा, कोई वकील बन रहा होगा, कोई डेटा एनालिटिक्स में जा रहा होगा, कोई कोई बाहर जा रहा फालतू होगा। की चीज़ों में जा रहा होगा। हाँ। हाँ, थोड़ा माहौल भी ऐसा था फ्रेंडशिप का
तो बट क्या उससे उस टाइम पे क्या दिक्कत आई कि आपको लगा कि नहीं, मेरे को अब अपना कॉलेज ख़त्म करके, पढ़ाई ख़त्म करने के बाद मेरे को अब स्टेज शोज़ में जाना है? ज़्यादा मैंने स्टडी करी नहीं, मैंने ट्वेल्थ करी। उसके अच्छा। बाद मैंने सोचा कि अब मेरे को म्यूज़िक लाइन में ही मैं अब पूरा घुस चुका हूँ, मतलब एक तरीके से अब मैं खुद के इवेंट्स करवा रहा हूँ। जो 33-35 साल से पापा की कंपनी चल रही थी, तो उसी में अब मैं पार्ट बन चुका हूँ उसका। अब आप और आर्टिस्ट बन चुके हो पापा की हाँ कंपनी में, जी, हैं? पिछले महीने मैंने एक प्रोग्राम करवाया, छोटा सा प्रोग्राम करवाया, और अब ये 26 तारीख को मैं फिर से प्रोग्राम एक करवा रहा हूँ। तो बस अब इसी सोचा मैंने कि इसी चीज़ से अब आगे बढ़ना चाहिए। इवेंट कराते वक्त ना लोग से मिलते हैं, बहुत से लोग मिलते हैं, बहुत लोगों से बात होती है। तो बस उन्हीं के आशीर्वाद से अब ये सब चल रहा है। क्या दिक्कत आ रही है स्टेज में परफॉर्म करते हुए अब? दिक्कत अब स्किल डेवलपमेंट मिल रही है? स्किल डेवलपमेंट, और जब किसी जैसे मैं किसी आर्टिस्ट को बुलाता हूँ तो क्योंकि म्यूज़िक इंडस्ट्री में मैं देखता हूँ यार, हाल मतलब जो अच्छे क्लासिकल सिंगर्स जिनको सुनने के बाद मतलब थोड़ा जहन में शांति आती है, बहुत वो मिलते नहीं हैं इतने आराम से, क्योंकि ऊपर जितना भी वीडियोस होते हैं, मेजॉरिटी शो होते हैं, वो एक आड़ा टेढ़ा सिंगर ही होता है जो जिसकी रील चल गई होती है। और सिंगिंग लाइन का क्या है अभी, देख पिछले 2 साल में इंस्टाग्राम सेलिब्रिटीज़ है, एक रेनू मंडल हैं, रेनू मंडल, हाँ। और और एक कच्चा बादाम, ये अभी एक कच्चा बादाम, गाने वाला जो हाँ। बंदा था। तो इन लोगों का आप पे क्या प्रभाव आया? क्योंकि इन लोगों का तो ऐसा कुछ वोकेशन था नहीं कि इन्होंने कोई मेहनत करी, या इन्होंने कोई मतलब इनका इनका कोई वो नहीं था। इनका तो ये हुआ कि इनकी किसी ने आगे रील बना ली और वो झटक फेमस हुआ, और पता चला अगले दिन हिमेश रेशमिया घर पे था। हाँ जी। तो आपको कैसा लगता है कि अपने 5-6 साल लगाने के पहले बाद? रील्स का बताता हूँ मैं आपको। बहुत बड़ी टेंशन है सर को कि हम मतलब जब टिकटॉक आया था, तो टिकटॉक पे सर मैंने इतनी मेहनत करी थी, इतनी मेहनत करी थी, इतनी मेहनत करी थी। फिर वो उस पर रोस्टिंग इतनी हो गई थी, रोस्टिंग आपकी? नई लोगों की लोगों रोस्टिंग की? इतनी हो गई थी, तो मैंने कहा इससे हट जाना चाहिए, क्योंकि हम आर्टिस्ट है, सिंगर है। हम वो वाले सिंगर नहीं है जो बेकार की बातें करके सिंगर बने हो, मेहनत से सिंगर बने हैं। तो हमारे ऊपर कोई रोस्ट करता इसलिए सही नहीं था। तो इस चीज़ को हटा के फिर मैंने टिकटॉक बंद करा, फिर रील्स पे मेहनत करी। तो कभी रील्स इतनी वायरल हुई नहीं, तो मैंने सारी रील्स डिलीट मार दी। पर फिर जब लोग ऐसी बातों से वायरल हो जाते, सिर्फ फ़ोन उठाया और चीज़ें बोली और रातों रात वो वायरल हो जाते, फिर दुख होता है कि यार हम इतनी मेहनत से कुछ करें, हम कुछ ना पा रहे और ये पा रहे हैं। इस बात का वो होता है। क्योंकि वो अपनी जगह पे जहाँ पे होता है, मतलब मेरे को जो अभी क्रिएटिव इंडस्ट्री का समझ आता है, एक आदमी वो क्रिएटिविटी में घुसने के बाद ना हम्म, थोड़ा गुरूर में आ जाता है कि मैं ये काम क्यों करूँ, मैं ये रील क्यों बनाऊँ, मैं ये टिकटॉक क्यों बनाऊँ, हम्म, मैं तो प्रोफेशनल हूँ। मैं मेरे को जब तक 50,000 की जनता नहीं मिलेगी, एक चेक नहीं मिलेगा, और एक पेड कोलैब नहीं पेड मिलेगी। कोलैब नहीं मिलेगा, मैं क्यों गाऊँ ऐसे? क्यों? और वही दूसरा आदमी जो होता है ना, जिसको पता नहीं होता कि सा के बाद रे आता है और अरे उसके आता बाद है। गा आता है, वो होता है बेशर्मी। वो कहता है कि मेरे आसपास के देख भी लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता हाँ। है। वो उठाता है कैमरा, और एक उसकी बेशर्मी इतनी होती है कि वो 50 रील ऐसे टाइम पास में डाल देता है। और वो रातों रात वायरल हो जाता है। तो तो म्यूज़िक इंडस्ट्री में मेरे को यही जो लगा कि जो ट्रेडिशनल सिंगर्स हैं, ये नहीं कर रहे हैं, ये ट्रेडिशनल वो सिंगर्स। वाले दिन गए ना, जैसे जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। तो वो वाले दिन, पुराने दिन गए, जो पहले वाले दिन थे, ना फ़ोन होता था ना कुछ होता था। मेरे को इस सबसे बड़ा ज़िंदगी का मलाल ये रहेगा कि मैं 80s में और 70s में पैदा पैदा नहीं हुआ, क्योंकि जिनके मैं गाने गाता हूँ, मोहम्मद रफ़ी साहब और किशोर दा, उनसे ना कभी मिल पाया, तो उन्हीं के गाता हूँ। और उनके किशोर दा के बेटे हैं अमित कुमार जी, उनकी वाइफ, तो मैं उन्हें गाने भेजता रहता हूँ किशोर दा के गाते। अच्छा। हाँ, तो वो कैसे तालियां, भेजते हो मतलब उनको? इंस्टाग्राम पे, अच्छा। तो वो रिप्लाई करती हैं और तालियां बजा के भेजती हैं। तो वो इतने बड़े आर्टिस्ट, आप उनको वीडियो रिकॉर्ड करके भेजते हो हाँ इंस्टाग्राम भेजता पे, और हूँ। वो अपनी वीडियो ताली बजाते हुए बना के ताली, आपको रिप्लाई करती हाँ हैं? भेजती हैं वो मुझे। तो सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़े कलाकार किशोर दा, उनके बेटे अमित कुमार की इंडस्ट्री में, मतलब उनके अलावा तो है ही नहीं कोई, ना उनकी टक्कर है कोई, ना कोई ले सकता है।
उनकी अमित कुमार जी की वाइफ तालियां बजाते हुए भेजती है तो अच्छा लगता है और प्राउड महसूस करते हैं और दिखाते हैं जब लोगों को तो लोग खुश होते हैं। सही। कमाल है, मतलब किशोर दा के बेटे अमित कुमार जी आपको कितने रिप्लाई कर रहे हैं। रिप्लाई कर रहे हैं। और सौरभ किशन जी हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने गाते हैं। और उनसे अभी थोड़े टाइम पहले बात हुई तो मेरा बर्थडे था। मैंने कहा बात हो रही थी ऐसे ही मैसेज पे, मैंने कहा सर एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे को एक बर्थडे विश करो। तो उन्होंने वीडियो बना के भेजी। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू अलाप। क्या तो बात, शाइनिंग मोमेंट था आपके लिए। शाइनिंग मोमेंट सर। फिर आपने उनको सौरभ जवाब। किशन जी बहुत कैलिकट के बहुत बड़े सिंगर हैं। और छोटा रफ़ी साहब बोला जाता है किसी को। मोहम्मद रफ़ी साहब के बाद उन्हें सोनू निगम, हम्म। रफ़ी साहब के बाद सोनू निगम हम्म। ने गाया रफ़ी साहब को, और फिर जावेद अली साहब ने गाया, हम्म। और उसके बाद सौरभ किशन जी का नाम आता है तो बहुत बड़ी चीज़ है चार में। और छोटा रफ़ी बोला जाता है। तो फीलिंग प्राउड की ऐसे ऐसे लोग कांटेक्ट में हैं। बड़ी, और बहुत सारी प्राउड मोमेंट्स हैं आपके पास। हाँ, और सबसे एक ज़्यादा। प्राउड मोमेंट और, हाँ। गज़ल गायक गुलाम अली साहब, उनका तो नाम लेते हुए भी कान पे हाथ लगाने पड़ते हैं। चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। इतना फेमस गाना नील कपूर साहब के लिए गाया था हम्म। उन्होंने। उनके शागिर्द थे नईम अली साहब। वो मेरे डैडी के बहुत अच्छे दोस्त थे। इवेंट्स वगैरह में मैंने बताया कि बहुत हम्म। सारे कलाकार दोस्त थे डैडी के। उन अब नईम अली जी नहीं रहे। उनके बेटे हैं सैफ नईम अली जी। उन्हें मैं पिछले महीने भी इवेंट में बुलाया। अभी 6 महीने पहले ही बात हुई है। तो बहुत सपोर्ट करते हैं मैसेज पे कि अलाप तुम मेरे साथ मुंबई चलो, मैं इनसे मिलवाऊंगा, तुम्हें प्रमोट करना है। तो ऐसा लगता है कि यार कोई अपना है जो हमें सपोर्ट करने के लिए बना है। और पिछले महीने मैंने उन्हें इवेंट में बुला लिया क्योंकि वो बहुत बड़े गायक है, गज़ल गायक। और वो आए तो अपने लिए तो बहुत बड़ी बात है सर। एक आवाज़ पे मतलब किसी को फ़ोन करो और वो आ रहा है, और इतना बड़ा गायक। पापा ने मतलब अच्छे से आपको हेल्प सपोर्ट कर रखा है आपके हाँ क्रिएटिव परसूट हाँ में। जी, हाँ जी। पापा के लिए क्या गाना चाहोगे? हुई शाम उनका ख्याल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया। हुई शाम उनका ख्याल आ गया। एक लाइन और कंटिन्यू करता हूँ। अभी तक तो होठों पे था तबस्सुम का एक सिलसिला, बहुत शाद माथे हम उनको भुला कर, अचानक ये क्या हो गया कि चेहरे पे रंगे मलाल आ गया। हुई शाम उनका ख्याल आ गया। यही है सर। जबर। एक नंबर हिसाब किताब। थैंक यू सर। और एक क्रिएटिव परसूट में सोल भी अपना फ्री है। हाँ जी। क्या कह रही है इंडस्ट्री आज के टाइम पे? क्या क्या कैसे शोज ले रहे हो, कैसे ले पाते हो, किसको अप्रोच करते हो दिल्ली में? शोज़ का मैं आपको बताता हूँ क्या है। अभी थोड़े टाइम पहले से ही, अभी पहले इंडियन आइडल की थ्योरी बताता हूँ आपको। पीछे अभी जब मैं ऑडिशन देने गया सर, हम रात में पहुँचे 10 बजे। हम्म। कम से कम हज़ारों लोग रात में ही। ये इंडियन तभी आइडल। हाँ, तभी कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। हम्म। मैंने कहा यार इतने लोगों में कहाँ हम पहुँच पा रहे हैं। हम्म। तो मैंने किसी को फ़ोन करना ज़रूरी भी नहीं समझा अप्रोच लगाने के लिए। मैंने कहा अकेले देखेंगे क्या कर सकते हैं हम। मैं 2-3 दोस्त। अप्रोच लग जाती है इंडियन आइडल में? नहीं अप्रोच क्या, वही मतलब गार्ड वार्ड से वो हो कि हम्म। अंदर बस एंट्री हो जाए, एंट्री। बाकी तो फिर ऑडिशन तो होते रहेंगे। हम्म। हम रात भर सर खड़े रहे।
सुबह टाइम आता 10 बजे, नेहा कक्कड़, हिमेश रेशमिया, विशाल डडलानी, ये सब आ जाते हैं। हम्म और मैं 10,000 की भीड़ के पीछे खड़ा हूँ। हम्म और मैं कैसे भी घुस घुस के, मेरा नंबर था 10,000 के पीछे था, और मेरा नंबर पता क्या है, 786। अरे वाह। कितनी आगे चले गया होगा मैं भीड़ में घुस घुस के, इतना हम्म मैंने वो करा। फिर पूरे दिन ऑडिटोरियम में इनकी परफॉर्मेंस हुई थी, नेहा हम्म मैम की, हिमेश सर की, इन सब की परफॉर्मेंस हुई। उसके बाद मैंने ऑडिशन दिया, मैं ऑडिशन में फेल। फेल। कैसा लगा? क्योंकि मेरे से पहले, क्यों सर, वैसे मैं अपनी खुद की तारीफ तो नहीं कर सकता। जो भी मेरे को सुनता है वो कहता है कि यार आप बहुत अच्छा गाते हो, तो लगता है कि यार चलो इंडियन आइडल जितना तो गा ही सकते हैं। क्या बोला नेहा कक्कड़ ने जब? उनके आगे जाने का मौका नहीं मिला। अच्छा, आपको ग्रुप स्टेज पे ही नहीं, उससे पहले एक होता है, मतलब मैं पहुंच गया था उधर तक, एक वो था बस, उन तक पहुंचना था। मेरी आदित्य नारायण जी से भी बात हुई, उन्होंने कहा अच्छा। बहुत अच्छा गाते हो आप। हम्म तो बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा यार उदित नारायण जी के बेटे, इतने बड़ी चीज़ है, हम्म वो बंदा मेरे से बोल रहा है कि तुम बहुत अच्छा गाते हो। मैंने कहा चलो मैं तो पहुंच ही जाऊंगा फिर। हम्म तो ऑडिशन दिया, उन्होंने कहा वेट, अभी बताते हैं आपको। 15 मिनट बाद उन्होंने कहा सॉरी। अच्छा, और कौन था आपका ऑडिशन लेने वाला? कोई और सर थे, उनका नाम नहीं पता, उससे पहले वाले। अच्छा, तो क्या मैंने कौन कहा सा गाना यार गाया मैं था? तो इंडियन आइडल तक नहीं जा पाया, मैं आगे कहाँ जाऊंगा। मतलब हम्म होता है ना कि लोगों की स्टार्टिंग इंडियन आइडल से होती है, और जब हम उसी का ऑडिशन क्लियर नहीं कर पा रहे, फिर मैंने सर 6-7 महीने ऐसी मेहनत करी, ऐसी मेहनत करी मैंने। क्योंकि मैंने सोचा कि अब इंडियन आइडल में अगले साल आएंगे ऑडिशन, अगले साल तक तो मैं बैठ नहीं सकता। हम्म उससे पहले ही कोई ऐसा छक्का मारना है, तो छक्का ऐसा मारा, 40,000 फॉलोअर्स लोगों को। मैं 6-7 महीने मैंने स्टोरियाँ डाली, सोनू निगम के गाने गाए, सोनू निगम को शेयर करा, इनके गाने गाए, इनको शेयर करा, सब ने स्टोरियाँ लगाई। अच्छा, इन सबने स्टोरी लगाई हम्म। आपकी? तो इसी वजह से ग्रोथ बढ़ी। बड़ी। फिर मैंने कहा यार जब इतना हो गया तो इससे भी 1-1.5 लाख तक पहुंचा ही देंगे। अब ये सॉन्ग आएगा मेरा, हम्म मैं सॉन्ग की प्रमोशन में लग जाऊंगा, मुंबई जाऊंगा सॉन्ग की प्रमोशन के लिए। गा लिया? गा चुके हो आप गाने वाला? नहीं, हो जाएगा बस। स्टूडियो रिकॉर्डिंग अभी हाँ, चलनी है? रिकॉर्ड हो जाएगा। बस आप सबका प्यार अरे, और लोगों का प्यार चाहिए, वो हो जाएगा। अब बात कर रहे थे हम कि दिल्ली में शोज़ में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। अभी आज के टाइम पे लोग पैसा ले लेके शोज़ दे रहे हैं, हम्म। एक तरीके से। कोई भी पैसे। हाँ, मैं आपको बता रहा था, जो, हाँ। सॉरी आपकी बात कट कर रहा हूँ, वो जब इंडियन आइडल से आया तो हम्म मैंने सोचा खुद का करना चाहिए। हम्म मैं किसी ऑर्गेनाइज़र से मिला, हम्म तो चैटिंग पे बात बात हुई, तो वो कहते हम आपको आगे लेकर जाएंगे बहुत, हम्म आपको मुंबई भेजेंगे, इधर भेजेंगे, उधर भेजेंगे। बात हो रही थी ऐसी। तो आजकल ना ट्रेंड है दिल्ली में कि 300 रुपये देकर गाना गाओ। ये क्या ट्रेंड है? ये भी ट्रेंड है, हर तो चीज़ का ट्रेंड है। तो 300 रुपये देके गाना का मतलब उससे? मतलब आप आओ, हम आपको स्टेज देंगे, आप हमें 300 रुपये दो, और अच्छा। हम आपको एक स्टेज देंगे, आप गाना गाइए। तो मैंने कहा यार ठीक है, कैमरा रिकॉर्डिंग से वीडियो देंगे, फिर क्या पता इसी से वीडियो डाल डाल के कुछ हो जाए। बंदा तो सोचता ही है हर चीज़ हम्म के लिए। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। हाँ, 300 रुपये क्या माड़ा है? हाँ, तो मैं गया, मैंने गाने वाने गाए। फिर वो बंदा कह रहा आप ऐसा करो, मेरे से क्लासेस ले लो। हम्म मैंने कहा क्लासेस ले लूँ? मैंने म्यूज़िक क्लासेस? कहा हाँ, मैंने हाँ। कहा मैं तो अपने पिताजी से सीखता हूँ, और मैं बहुत जल्दी सॉरी टी सीरीज़ ज्वाइन करने वाला हूँ, ये वो। तो उसने फिर मेरे को बुलाना ही बंद कर दिया। हम्म फिर उसका मैसेज आता है मैं आपको प्रोग्राम दूंगा, 10-15 हज़ार लोगों का इवेंट है, आप हम्म मेरे को 20,000 रुपये दो, मैं आपको गाने का मौका दूंगा। मैंने कहा सर मैं खुद ही कर लूँगा सब कुछ। हाँ। तो फिर मैंने अगले महीने एक इवेंट करवाया, कितने लोग आए? उसमें आए थे कम से कम 60-70 लोग थे। 60-70 लोग थे? हाँ, और जो अभी इवेंट करवा रहा हूँ 100 लोग बुक हैं अपने। अच्छा। हाँ। लेकिन ये तो 100 लोग प्रॉपर? प्रॉपर, जिसमें से 10 लोग तो ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनकी बॉलीवुड में बहुत अच्छी बात है। अच्छा। तो मैंने कहा उन्हें बुलाया जाए। फिर आपको भी इनवाइट है, आप तो आओगे ही हाँ ज़रूर। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ही चल रहा है। अब आपने उनको पैसे नहीं दिए, हाँ, पर आई एम क्योंकि श्योर कि किसी ना किसी ने तो उनको पैसे दिए होंगे, तभी उनको उन्होंने मांगने। स्टेज भी दिया होगा उन्हें, बट हाँ, अगर कलाकारी के हमें ही पैसे दे के गाना पड़ रहा हो, तो फिर वो गायकी थोड़ी है। हमें मौका चाहिए ना, क्योंकि हम गाते हैं। पर आप, अब वही बात है ना कि आप अपनी क्रिएटिव परसूट के लिए एक वो बेसिक स्टैंडर्ड सेट कर दोगे कि मेरे को एक ऐसा माइक चाहिए, मेरे को एक ऐसी ऑडियंस चाहिए। क्योंकि सब। अगर मैंने 20,000 रुपये देकर भी गा दिया, हाँ। वो 10,000 लोग आए, हम्म तो 10,000 जनता मुझे जानती थोड़ी है।
या मैं उनसे ये थोड़ी बोलूँगा एक्सक्यूज़ मी ऐसा करो आप सारे फ़ोन निकालो और मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करो, ऐसे ऐसे ऐसे, तब थोड़ी फॉलो करेंगे। वो तो मैं एक गाना गाऊंगा, एक गाने का मौका था वो, बस एक गाने का 20,000 पे ले रहा था वो, मैं एक गाना गा के चले जाऊंगा। कहाँ तो का था ये बंदा? दिल्ली का ही था? हाँ, दिल्ली में भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे। चल रहा है, यही इंडस्ट्री बोल रही हाँ, है। एक चीज़ सुनाता हूँ फिर आपको। हाँ। अपनों में रहा, गैरों में रहा, ये मेरा दिल बेचारा, जहाँ पर भी रहा मायूस रहा, ये मेरा दिल बेचारा, घुट घुट के मरा, मर मर के जिया, ये मेरा दिल बेचारा, खामोश रहा चुपचाप रहा, ये मेरा दिल बेचारा, तन्हाई में भी रोता ही रहा, ये मेरा दिल बेचारा, जब उनसे मिला चेहरे से हंसा, ये मेरा दिल बेचारा, अंदर से तो जलता ही रहा, ये मेरा दिल बेचारा, शिकवे न किए गिला न किया, ये मेरा दिल बेचारा, दुनिया के जुल्म सहता ही रहा, ये मेरा दिल बेचारा। तो ये खुद की राइटिंग है डैडी की। अच्छा। हाँ जी, ये सब शायरी वायरी है, बहुत से सॉन्ग भी लिख रखे हैं उन्होंने। कहते हैं कि एक अच्छा शायर या अच्छा गायक होने के लिए दिल टूटना ज़रूरी है। तो टूटा है उनका, बहुत बार टूटा है। और उन्होंने सारा अब जब मेरी अपना। दादी एक्सपायर हुई, मेरी हम्म। दादी बहुत अच्छी गाती थी। अच्छा। हाँ, बहुत प्यार करती थी मेरे से। हम्म। जब दादी एक्सपायर हुई सबसे ज़्यादा दिल तब टूटा, टूटा। क्योंकि बंदा अपनी माँ से ज़्यादा किसी से प्यार नहीं करता। नहीं दाद नहीं, इश्क में बहुत लोग तबाह हुए हुए हैं जो अपना दिल जलाने के लिए मौका ढूंढते हैं। रॉकस्टार देखिए आपने? आज के टाइम पे हाँ, एक सेट फॉर्मूला है, अगर आपको जीवन में कुछ उखाड़ना है तो पहले प्यार कर लो किसी से, फिर दिल टूटवा लो अपना, और अगर ना टूटे तो महसूस कर लो कि दिल टूटा है, अपने आप टूट जाएगा। दिल और टूटना बहुत ज़रूरी है वैसे। लाइफ का पर सबक लेना बहुत ज़रूरी है। अगर लाइफ का सबक नहीं मिलेगा तो बंदा एक कलाकार नहीं बन सकता। हाँ, पर हम वो क्योंकि स्टार किड्स नहीं है ना सर। नहीं, वो फॉर्मूला है, वो एक डेस्परेशन आ जाती है दिल टूटने के बाद कि मैंने करा ही क्या है। और वो राइट। वही वाली बात है, वो जब तक आदमी बोल रहा है ना कि दिल टूटवा लो हो जाएगा, तब तक टूटा नहीं है। हम्म। मतलब वो बात उसने बहुत अच्छी करी थी कि ये चटनी समोसे की लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं क्योंकि हलक से एक्चुअली निवाला नहीं उतरता है। हाँ जी, क्या बात है और सर, क्या बात वो निवाला जब नहीं उतर रहा होता ना, तो आप ये सब सोच भी नहीं रहे होते कि निवाला उतर ही नहीं रहा है, है। हाँ जी। क्योंकि आपका दिमाग ध्यान ऐसी जगह पे होता है, आप बस एक ही चीज़ सोच रहे होते हो कि मेरे को फोड़ना है। और मेरे को पता है मेरा सेट टारगेट क्या है दुनिया में, भूख प्यास घर बार क्या है कौन है, मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता। और तब कहते हैं कि आशिकी सर चढ़ के बोलती है कि तो आशिकी के लिए फिर, मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। सेकंड पैराग्राफ इसका बहुत अच्छा है। बात पुरानी है, एक कहानी है, अब सोचूं तुम्हें याद नहीं है, अब सोचूं नहीं भूले वो सावन के झूले, रुत आए रुत जाए देकर झूठा एक दिलासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। सही में मेरा मन प्यासा होता जा रहा है आपकी बातें सुन के। थैंक यू सर। मतलब मेरे को एहसास हो गया मेरा दिल टूट रहा है क्या? इतना आपका अच्छा एहसास है। कैसा तो लगा सर सुन के? बहुत, मैं यार मैं कौन होता हूँ कि बताने वाला कि एक कैसा लगा? आर्टिस्ट हो आप बहुत बड़े। अरे मैं क्या आर्टिस्ट यार, एक हमारी। आर्टिस्ट से सवाल पूछने वाला एक आर्टिस्ट ही होता है सर। अरे यार वकालत की ज़िंदगी है। आज से 6-7 साल पहले 2,500 रुपये की नौकरी करते थे महीने की, अरे, अब थोड़ी ज़्यादा ही कर लेते हैं। अपने लिए काम करते हैं, अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। और आर्टिस्ट अब मेरे को नहीं लगता अपने बस की है दिल टूटना अभी। हम तो कह रहे हैं कि हमारा दिल टूटा है, तो मेरे को नहीं लगता हमारा दिल टूटा है। जिस दिन दिमाग ख़राब होगा उस दिन समझ आएगा कि क्या 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 जीवन में उखाड़ने निकले हैं। और ये तो छोटा मोटा स्टार्टअप है कि अभी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं इकोनॉमी को, कि कोई जान गाना रहे हैं लोगों को।
कोई ज्ञान ज्ञान तो हम दे नहीं सकते, क्योंकि हम मैं आपको बताऊं कि आप अच्छा कैसे गा सकते हो तो आप जूता मारोगे मेरे को, अरे सर, सीधी सी बात है। सर ये क्या वाली बात हो गई कि मैं आपको बताऊं आप ऐसे ये क्यों नहीं गा लेते, ऐसे क्यों नहीं गाते। पर हाँ, ये कर सकते हैं कि हम एक क्रिएटर इकोनॉमी को समझ के एक बेटर एक्सपोजर डाल सकते हैं। जो एक क्रिएटर जो कहते हैं ना कि एक परहेज करता है कि टिकटॉक या नहीं बनूंगा, या रील वाला नहीं बनूंगा, या मैं अपनी मौज में नहीं पर डालूंगा। सर टिकटॉक या बनना भी आजकल बहुत बड़ी बात है, लोग पहुंच रहे हो उधर तक। अनक्रिएटिव लोग टिकटॉक पे बैठ के हाँ, वो फेमस हो जाते हैं, फेमस हो जाते हैं और उन्हें काम मिल जाता है। क्योंकि वो बेशर्मी हाँ, एक स्किल्ड आदमी नहीं डालता है। नहीं डालता। अब आपको मैं आज बोलूं कि यार आप एक काम करो, आप मौज पे अपनी वीडियो डालो रोज, आपको तू एक काम कर, तू अपना काम कर ले, मेरा हाँ, दिमाग तो खराब करने मौज की पे जरूरत वीडियो नहीं डालो है। बट क्रिएटिव डालो, कुछ अपने जो माइंड में हो, या तुम सिंगर हो या तुम क्रिएटर हो, तुम आर्टिस्ट हो, तुम लिख सकते हो, तुम लिखा हुआ डालो अपना, किसी और का अपने तरीके से बोलना डालो, मिमिक्री डालो। पर अगर बेकार की चीज़ें डालोगे और तुम तब भी फेमस होगे तो वो भी सही है। क्योंकि वो बेकार की चीज डालना डाल रहा है ना वो, ये वो वाला प्रॉब्लम है जो इंडिया दिल्ली में या जो भी इंडिया में 5 साल पहले आया था, जो खाने का हिसाब किताब था ना। हम्म, अब क्या हर आदमी को लगता है उसकी माँ के हाथ का खाना सबसे दुनिया में सबसे अच्छा है। हम्म, तो एक अभी बीच में वो चला था कि लोग अपनी मम्मी को ही शेफ लगा के कहते थे कि जोमेटो पे डिलीवरी शुरू कर देंगे, क्योंकि सबको लगता था उनकी मम्मी तो बस बहुत अच्छा खाना खा जाएंगी पूरी मार्केट को। सही बात है। पर अब आप इसको सोसाइटी के लेवल पे देखो तो यार, खिलाने वाले ज़्यादा हैं, खाने वाले कम हो खाने जाते हैं, वाले खाने वाले कम हैं। सही बात है। और रेस्टोरेंट पिट रहे हैं, और माँ के जो किचन है जोमेटो पे वो फिर भी उठ रहे हैं। हम्म, तो माँ ऐसा क्या कर रही है कि एक प्रोफेशनल शेफ अपना पूरा सेटअप लगा के 4-5 लाख रुपए लगा के एक जगह पे वो दुकान ज़्यादा वगैरह ग्रो पे, नहीं कर पा रहा, और हाउस हाउ, किचन हाउस से किचन जो चल, डिलीवरी हो रही है वो ज़्यादा लोग कर पा रहे हैं। हाँ सही हाउस बात है। किचन बोलते हैं, अच्छा सामान नहीं, एक काम कर पड़ोसी से उठा के फटाफट डाल अपना रेडी दे, जो ऑर्डर नहीं रुकेंगे। राइट। शेफ आता है अपनी अकड़ में, मेरे को अगर मेरी किचन साफ नहीं मिलेगी तो मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। हम्म, तो अब सोसाइटी लेवल पे तो चांटा ही पड़ेगा ना ऐसे लोगों सही को, बात क्योंकि है। वो बोले अच्छा है मत हो बेशरम, कोई नहीं, हम हम तो नंगा करने के लिए बैठे हैं। सही बात है सर। अब मैं भी यहाँ पे बैठ जाऊँ, मैं बोलूँ नहीं जी मैं एक काम करूँगा, मैं तो इंडस्ट्री के सबसे ऊपर आदमी के साथ ही पॉडकास्ट करूँगा। हम्म, तो तो फिर वो आपके पास दो ऑप्शन होंगे, हाँ जी। आप कहोगे हाँ मैं ही हूँ सबसे बड़ा, अब कर ले तो, या दूसरा आप बोलोगे कर ले भाई, जब तक वो मिल जाए बता दियो कर लियो, फिर राइट। हो जाएगा अरसा। तो हमारे अंदर भी एक अंडरस्टैंडिंग ये नहीं है कि हम ढूंढ रहे हैं कि सबसे बड़ा आर्टिस्ट कौन है, हम एक प्रोसेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सही बात वो प्रोसेस जो शायद आपको स्टेज पे मिलता होगा जब आप पहली बार चढ़े होगे है। और हाथ ऐसे माइक सर पकड़ते आज तक होता है सर, आज तक हो जाता है लोगों के आगे, जो मतलब जैसे सैफ जी, मैंने बताया सैफ नहीं मली जी लास्ट बार आए, उनके आगे गाने में थोड़ा हाथ कँपा रहे थे, कि क्योंकि वो इतने बड़े कलाकार है, आर्टिस्ट है, और इतना सम्मान रखा हमारे पास आने में। मेरी बहन भी है, वो भी बहुत अच्छी सिंगर है, सरगम, वो बहुत अच्छा गाना गाती है। तो फियर ऑफ जजमेंट रहता है ना उस टाइम पे। हाँ जी, इतने बड़े कलाकार के आगे अगर अगर मैं अचानक से जैसे सोनू निगम के आगे ही गा दूँ, कितने बड़े कलाकार हैं, इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, और होपलेस हो जाऊं, तो वो खामियां निकल जाएगी, ज़रूर निकलेगी। पर वही मेरे को लगता है वो प्रोसेस एक क्रिएटिव बंदे का रहता है कि वो किसी को जब तक सुनाने के लिए या कोई रिव्यू लेने के लिए या 10 में से स्कोर लेने के लिए, जो रियलिटी शो ने आज के टाइम पे हाँ, रिड्यूस कर रियलिटी। दिया है ना, कि एक बंदा गाना गाएगा, 3 जज बैठ के 10 में से इतने इतने मार्क्स नंबर देंगे देंगे, हाँ। और उसके बाद वो डिसीजन आ जाएगा। हम्म, हम्म, हम्म। वो रिड्यूस वो डाउन तो कर दिया। कंपटीशन है ना एक। वो क्रिएटिव प्रोसेस को इस तरीके से ख़त्म कर देता है कि एक आदमी जब गाना जाता है तो वो अपने लिए नहीं गा रहा है अब। हम्म, मतलब वो मैं थोड़ा आगे अपने आप को उसके लिए गा रहा है। सही बात है। मैं बदतमीज हूँ इस मामले में। मैं मतलब मैं मेरे को गाना नहीं भी आता होगा तो मैं 50-60 लोगों के बीच में खड़े होकर भी गाना गा दूंगा, क्योंकि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है कि तू कोई भी कि होगा आगे कौन में, वाले को मैं फर्क पड़ अपने रहा लिए होगा गा नहीं रहा पड़ हूँ रहा, भाई। सही बात है। और जब तक मैं अपने लिए गा रहा हूँ, मेरे सामने चाहे एक बच्चा हो जो हंस रहा हो कि क्या बेवकूफ़ी कर रहा है आदमी, या सबसे बड़ा संगीतकार हो भी कह रहा हो क्या बेवकूफ़ी कर रहा है, मेरे लिए तो भाई मेरे लिए मैं अपने लिए कर रहा हूँ। सही और बात है। करता भी हूँ मैं तो। अपने आप को लगा लो हफ्ते में एक बार तो कहीं बाहर जाके अपना बढ़िया ऐसा कुछ परफॉर्मेंस करके होना आऊँगा, चाहिए सर। ओपन माइक में चला गया या कॉमेडी करने चला गया, तो अपने आप को मैं अब देखा मैंने आपको, पूरा हाँ। देखा है पूरा।
पूरा देख कर आया हूँ आपको, टेंशन हाँ, मत तो लो। अपने आप को एक, और ये भी नहीं कहूँगा कि मैं बेशर्म हूँ, मैं कह रहा हूँ मेरे को फ़र्क पड़ना बंद हो गया है, हम्म, क्योंकि मेरे को पता है भाई मेरा जीवन अब क्या है, रोटी पानी के लिए तो लड़ाइयाँ बची नहीं क्रिएटिंग है। लाइन में ही जाएगा, जाएगा सर। बहुत बड़े क्रिएटर हो आप, आपको खुद नहीं पता। चलो आर्टिस्ट हो आप, बहुत आप आगे जाओगे, देखना। प्रॉमिस है सर, वादा है। अरे जब तक साथ चलेगा चलेगा। और दीवानों से ये मत पूछो, दीवानों पे क्या गुजरी है, गुजरी है। हाँ, उनके दिलों से ये पूछो, दीवानों पे क्या गुजरी है, गुजरी है दीवानों से। तो एक लाइन और सुनो फिर। कुछ डार्क सुनाओ यार, मतलब ये आप ना हैप्पी हैप्पी और बहुत प्रॉमिसिंग और वो करो, कुछ डार्क सुनाओ, थोड़ा दिल में ऐसा हो, हाय हाय ये दुख ये दर्द, थोड़ा स्ट्रगल दिखे हमें भी अपना। एक सच्चाई दिखाऊं गाने की। गाने की मतलब दुनिया की सच्चाई है एक ही गाने के अंदर, पर वो समझने वाला ना बहुत बड़ा इंसान होता है सर। तो उस गाने को आपको समझना पड़ेगा। 2 मिनट का है, बस 2 मिनट का टाइम लेता हूँ। सॉरी। पानी लेंगे, कुछ लेंगे? कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। सेकंड लाइन बहुत इमोशनल लाइन है, और समझने वाला बहुत बड़ा कलाकार होता है, तो ध्यान से सुनना। होगा मसीहा, होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा, तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा, आसमान पे, आसमान पे उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। क्या लगा? बोलने का मन नहीं कर रहा यार। मैं मैं हर चीज को ना अंदर ले लेता हूँ, फिर तभी मेरे मैंने को बोला था, मैंने कहा सर इस गाने को बहुत पॉजिटिवली गाना है, सच्चाई है, दुनिया की सच्चाई है। पता नहीं यार, दुनिया की सच्चाई मेरे समझ नहीं आती। तीसरी लाइन उससे भी खतरनाक है। हो जाए फिर। सुख में तेरे, सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे, दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे, देते हैं, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। थैंक यू सर। सही में कसमें वादे बातें ही हैं। और पता नहीं, आप कह रहे थे ना कि सुनने वाला भी कलाकार होना चाहिए, तो मुझे लगता है जो आदमी अपनी बातों को भी कसमें और वादों की तरह ले लेता है, वो है जो गेम खेल रहा है असली। हाँ जी। अब थोड़ा बताओ, क्या चल रहा है मार्केट में वापस, जो प्रॉब्लम्स एक सिंगर को झेलनी पड़ रही हैं, प्रोड्यूसर, लेबल्स, रिकॉर्डिंग लेबल्स, स्टूडियोज, क्या धंधा, क्या क्या इसमें क्या काला बाजारी चल रही है? मैं अकेला आर्टिस्ट नहीं हूँ जिसको आगे जाना है।
सबको मेरे साथ एक, हाँ सब वो तो दुनिया है। हमें दुनिया से इस टाइम पे मतलब नहीं है, दुनिया से उस टाइम पे मतलब होगा जब हम कुछ होंगे और दुनिया को देने वाले होंगे। बहुत मन करता है लोगों को कुछ देने का, मतलब दान वान करने का बहुत मन करता है, पर अभी इतना सोर्स है नहीं। हम्म और जो दूसरी बात है, मेरे साथ मेरी जो बहन है सरगुन, हम साथ में इस टाइम पे वो कर रहे हैं। तो पिछले महीने जो इवेंट था, हम दोनों ने साथ में ही करा हम्म और बहुत एक्सपोजर मिला, बहुत तारीफ मिली। और सबसे बड़ी बात, सैफ जी ने बोला कि तुम दोनों के साथ मैं एक एल्बम करूँगा। अरे क्या तो बात है। सबसे बड़ी जीत ही है। और अब आगे जाना है तो 1-2 साल के अंदर अंदर ही जाना है। लोग कहते हैं ना जल्दी मत खाओ, पर इस टाइम पे खाना है, क्योंकि सर 5-6-7 साल हो चुके हैं करते 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 थक गए हो? थक गए। तो हैं? 1-1.5 साल 2 साल के अंदर छक्का मारना है, या तो कोई ऐसा गाना निकालना है। तो ऐसा क्या नया कर रहे हो कि अब छक्का लग जाएगा? अब दुनिया को आजमा रहे हैं, जो जैसे अब किंग भाई है अपने, हाँ। तू मान मेरी जान मैं तुझे जाने ना दूंगा, वाइब, हम्म इट्स एन वाइब। हम्म मतलब लोग पसंद कर रहे हैं, नाच रहे हैं इन गानों पे। किंग भाई ओजी है अभी अपने फील्ड में हाँ है। भाई साहब, उनकी पर्सनैलिटी और वो बंदा खुद और अलग ही है। ऐसा नहीं है कि अभी अभी इंडस्ट्री में आए हैं और ओवरनाइट सक्सेस है। हाँ, अगला बंदा लगा नहीं हुआ पर है। उसका ओवरनाइट नहीं है। उसकी काफ़ी मेहनत टाइम है, से इंडस्ट्री में है। उसकी मेहनत है। उसने बताया ना जो इंटरव्यू में, दिल हम्म जीत लिया, उसके इंटरव्यू देखता रहता हूँ मैं। तो अपना भी ऐसे ही है सर, 6-7 साल से हम भी लगे ही पड़े लगे ही पड़े लगे ही पड़े। पर ऐसा क्या कर रहे हो, मतलब नया क्या कर रहे हो जो अब फॉर्मूला बदल गया आपके सक्सीड होने का कुछ तो? 3 बार इंडियन आइडल में गया, हाँ। 2 बार तो वैसा एक्सपोजर मतलब बाहर से ही आ गया थक के। हम्म फिर तीसरी बार जब गया, मैंने आपको बताया जो हुआ। अब जो टारगेट है वो इंडियन आइडल है, इंडिया गॉट टैलेंट है, दोनों। क्योंकि जो मेन एक्सपोजर मिलेगा इस हम्म चीज़ से मिलेगा, क्योंकि इंडियन टेलीविज़न सब देखते हैं घर में बैठ के, सबको गाने सुनने पसंद है, सबको टैलेंट देखना पसंद है। तो और पब्लिक के सहारे से ही आगे बढ़ते हैं। हम्म और अब मेहनत जो करनी है 6-7 महीने में, वो इंस्टाग्राम पे ही करनी है। पर मैंने सोचा है कि अगले इंडियन। महीने जो गाना आ जाएगा, हम्म गाने के बाद रील्स वाले गाने निकालने हैं। अच्छा। टारगेट है हफ्ते में 2 गाने, श्योर है, पक्के हैं, निकालने निकालने हैं। निकालने ही निकालने हैं। और उस हिसाब से आपको लग रहा है कि आपका फॉर्मूला इस बार फिट बैठेगा? अब एक बैठेगा और 1.5-2 साल में हिट मारना है। नहीं लगा तो? लगेगा सर, प्रॉमिस है। नहीं, ये तो मेरे को भी पता लगेगा, पर मैं हाँ, उस एक एंटी वर्ल्ड में जा रहा। 99% है कि लगेगा, 1% है जो नहीं लगेगा, तो वो अगले साल मार देंगे। पर जंग नहीं जंग छोड़। नहीं, नहीं अब सिंगिंग लाइन नहीं छोड़नी। हम्म 2-3 बार मैंने बीच में छोड़ी भी। अच्छा, क्या किया फिर? मैंने कुछ नहीं करा, जॉब करी। अच्छा। मैंने घर वालों से बोला, मैंने कहा मेरे को नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे वैसे, मैं खुद कमाऊंगा क्या फिर। जॉब करी? थक गए सर कमाया नहीं गया मतलब किसी के पास जॉब नहीं करी गई। हम्म फिर खुद का काम खोल के देखा, वो ठप हो गया। क्या काम किया? फाइनेंस का, अच्छा। छोटा मोटा ही मतलब, वो भी फ्लॉप हो जान गया। पहचान में ब्याज बट्टे जान पहचान में, हाँ। और जान पहचान वाले ही ठप्पा दे गए। तो मैंने सोचा यार कि सबसे ये बड़ी तो असूल है धंधे का, जो धंधे का, समझते नहीं उधार है। दोगे तो वापसी नहीं देकर जाओगे नए नए यही है। समझते नहीं है कि रिश्तेदारी में धंधा मतलब घर पे दुकान खोलने वाली बात है। हाँ। उधारी ही चलेगी और उधारी ही बर्बाद करेगी, मतलब चल ही नहीं सकता है। सही बात है। या तो नकद पे उधार रिश्तेदारी और और नकद पे वो काम। तो चल रहा है तो अब यही। फॉर्मूला फिट हो गया है इंडस्ट्री वाइब से। बनानी है, जो मतलब दुनिया इस टाइम पे लोगों को क्या चाहिए, लोग नाइट मारते हैं, क्लब जाते हैं, ठीक है, हाँ। ज़्यादातर। तो आप क्लब क्लब में गाने के लिए तैयार हो? नहीं समझे नहीं, लोग जाते हैं क्लबिंग में, जो गाने चलते हैं हम्म उस टाइप की बात कर रहा हूँ, गाने वैसे नहीं अच्छा, चलते। उस साइड में गाने उस साइड के हाँ, कि गाने हमारे क्लबों में चले, लोग हमारे गानों पे नाचे, वाइब करें। तो आपका जो फोर्ट है वो तो क्लासिकल, इंडियन मेरा क्लासिकल। आर्टिस्ट मेरा वो वाला है ना, किशोरदा रफ़ी साहब वाला। हाँ। मैं इस चीज़ को तो छोड़ नहीं सकता, रफ़ी साहब और किशोरदा को तो कभी। पर और मार्केट मुकेश जो जी को म्यूजिक तो इंडस्ट्री कह रही है कि छक्का लगता है, वो छक्का लगता है किंग का जब वो स्टेज पे आता है, एक बिल्कुल भाई साहब। रंग बिरंगी जैकेट पहन के, और फिर वो हाँ। कहता है, या डिवाइन जब आता है जब वो कहता है वाइब है वाइब है, छोटे वाइब है, समाल, हाँ। या कोई क्योंकि इन एमए लोगों ने ना या बंटा ये आता धक्के है। खाए हुए लोग हैं सर। हाँ। हाँ, इन्होंने देख रखा है सबको, ये इन्हें परख है कि तुम्हें क्या चाहिए, और इन भाई को क्या चाहिए, इन्हें क्या चाहिए, इन्हें क्या चाहिए। तो इन द ट्रेडिशनल सेंस आपका जो क्लासिकल फॉर्मेट है वो आप मैं मॉडिफाई कभी नहीं करोगे छोड़ूंगा उसको। उसे। आप उसको मॉडिफाई करोगे और टेलर मैं करोगे कि हाँ, आप एक बॉलीवुड स्टाइल पंची सा मेरा गाना क्या दे है पाओ। कि अगर
सॉन्ग्स जो भी होंगे, जो भी मैं वाइब सॉन्ग निकालूंगा वो एक अलग ट्रैक है। जो मेरे को शोज मिलेंगे ना, उसमें मैं किशोर दा रफ़ी साहब को प्रेजेंट कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत से जो ऑडिटोरियम शोज होते हैं उनमें 50+ लोग होते हैं, 40+ 50+ जो ऑडिटोरियम लोग होते हैं, और वो चाहते हैं कि हम रफ़ी साहब का ही कुछ सुने, किशोर दा का, मुकेश जी का, इन सब का ही सुने, लता जी का कुछ सुने। हाँ, तो आज के टाइम पे 20 साल के बच्चे का गिटार थोड़ी कभी समझा पाएगा जो एक जो 50 साल का सितार 50 साल, समझा सकता है। हाँ, क्योंकि वही लोग जानते हैं कि क्या चाहिए रियाज हमें। क्या होता है यार? मतलब मैंने भी थोड़ा सीखा था अपने टाइम पे, आज से 11-12 साल क्या पहले। तबला बजा रहा था, तो बजाता था मैं 10 एक साल मैंने पूरा अच्छे से करा, छूट गया अब तो खैर। तो जो होता है वो रियाज करने वाला आदमी, उसके हाथ बोलते हैं, उसके पैर बोलते हैं, और फटे हुए हाल होते हैं, मतलब बिल्कुल कि उस आदमी की ज़ुबान शायद नहीं बोल पाएगी क्योंकि उसकी एक कला की शर्म है, सही बात पर उस आदमी का जो चांटा बोलता है वो अच्छे अच्छों को साइड लगा सकता है। है। और सर, जो ये गाने हैं रफ़ी साहब के, किशोर दा के, इनके बिना तो कोई गाने ही नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि कोई नए गानों पे वो रियाज थोड़ी करेगा हारमोनियम पे, रैप पे रियाज नहीं कर सकता, है ना, उस पे रियाज नहीं कर सकता। जो अगर अपने गले का बेस बनाना है, जो भी मतलब सुन रहा होगा वो इस बात की एडवाइस ही लेगा कि अगर हारमोनियम पे रियाज करना है, अपने गले को परफेक्ट करना है, किसी भी चीज़ को परफेक्ट करना है, तो क्लासिक बेस बहुत ज़रूरी है। उसके बिना तो फिर लाइफ ही नहीं है। तो तुम कब तक वाइब गाने गा लोगे? एक दिन आर्टिस्ट दिमाग भी नहीं, तो वाइब चाहिए, गाने गाओगे कैसे? पहली बात तो ये है। उसके लिए भी माइंड चाहिए। मतलब रैप भी अगर आप कर रहे हो तो आपका रैप का रियाज ये नहीं है कि आपका रैप का रियाज सिर्फ माइक पे बोलते हुए आएगा कि बंदी ये दारू शराब। आप एक राइमिंग है, पर ये राइमिंग भी राइमिंग करना के लिए बहुत मुश्किल है। वोकेबलरी चाहिए। हाँ, वो मतलब दिमाग चाहिए। एमिनेम का कहा जाता है कि वो उसको डिक्शनरी पूरी अच्छे से पता है, ऑक्सफोर्ड। हाँ। तो जो दुनिया का सबसे बड़ा रैपर है वो पढ़ाई लिखाई कर रहा है डिक्शनरी में। हम्म। और अपना कोई छोटू मोटू चिंटू आदमी अगर सोच रहा है कि बस एक गाना लिख के वो रैप बन जाएगा, सर, तो हमारे हनी पाजी को देख लो, हनी सिंह को। हाँ। उन्होंने जो गाने दिए, हम तो 3G 2G के ज़माने से सुन रहे हैं। हम हाँ, तो बच्चे ही थे। अंग्रेजी बीट दे, यार हनी मेरा सिंह का तो सुपरस्टार कुछ देसी, स्ट्रगल के टाइम पे उन्होंने आड़े टेढ़े गाने भी पकड़े हाँ। और बनाए भी। वॉल्यूम 1 आया और जो उन्होंने अपने गाने बोले ना कि ये गाना मुझे पसंद नहीं है, वो गाना दुनिया को पसंद आया, हम्म क्योंकि ये तो मैं उनका सुन रहा था एक पॉडकास्ट में कि उनको जिस गाने से उम्मीद नहीं थी उस गाने ने खरा उतरा। हाँ, उन्होंने बताया था। मैं बताता हूँ कौन सा पॉडकास्ट था, वो बहुत फॉलो करता हूँ मैं उन्हें। A R रहमान सर मिले उन्हें उधर एयरपोर्ट पे, तो उन्होंने बोला मैं आपका शैतान गाना बहुत पसंद करता हूँ, और वो मन में सोच रहे सबसे बेकार गाना मेरी लाइफ का वही था, तो वो वाला गाना था वो, शैतान। शैतान कौन सा गाना था उनका? जो वीडियो शूट नहीं हुई थी, वो शर्ट नहीं थी और वो पूरा अच्छा, पावडर वो वाला। बिल्कुल हाँ, सुपर हीरो वाला उन्होंने हाँ। इफेक्ट्स डाले हुए थे, हम्म। और वो गाना उनका हिट हो गया था। हम्म। हनी पाजी का स्ट्रगल। बादशाह के बारे में क्या सोचते हो? बादशाह जय जय सर। अब हैं? बादशाह के बारे में क्या सोचना, बादशाह बादशाह ही है इस टाइम पे। नहीं नहीं, जिस भी म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर से ले लो, बादशाह के बारे में उसकी एक काफ़ी क्रिटिकल ओपिनियन है कि, या टोनी कक्कर के बारे में वो सेम ओपिनियन आती है। कि 2 लाइनों वाला गाना। 2 लाइनों का गाना कोई। बट बादशाह पे भी वाइब है मेरे हैं? ख्याल से, जहाँ तक मुझे लगता है ना, कि देखो सर, सबसे बड़ी बात अगर टिकना है ना, तो लोगों की वो जानना बड़ी वो है, तो मुश्किल है। ये सिंगर्स तो नहीं है, या ये म्यूजिशियंस तो नहीं है, एंटरटेनर्स सिंगर्स हैं। सिंगर्स पता है कौन थे? हाँ। मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर दा, मुकेश जी, लता मंगेशकर जी, ये सब सिंगर्स और थे आज सर। के टाइम पे आज के टाइम पे लेजेंड सोनू निगम, A R रहमान, एक बार एक टाइप से म्यूजिशियन है, पर सिंगर सलीम मर्चेंट, अनूप जलोटा जी, भजन किंग, ये है अभी, मतलब सिंगर्स ख़त्म नहीं हुए, सिंगर्स तो बहुत हैं। और बहुत से ऐसे क्लासिकल सिंगर्स हैं जो अब शोज़ वगैरह नहीं करते, पर कितने ट्रेंड है कि वो अगर आज भी गा दे तो पूरा स्टेज हिल सकता है। और स्टेज मैं, हिल सकता है ऐसे ना, हाँ, मेरे को वो बातें याद आ जाती हैं जो लोग रागों के बारे में करते थे ना, आप एक बार कि एक गुलाम राग हसन है। खान को सुनना सर। किसको? गुलाम हसन खान जी को, अच्छा। जिन्हें मैं बता रहा हूँ ना, हाँ जी, स्टेज हिल जाएगा। सही में सर, गूज बम्स। पुराने टाइम पे मेरे को मेरे म्यूज़िक टीचर बताते थे कि कुछ लोग इतना बढ़िया संगीत गाते थे, या कुछ लोग ऐसा बढ़िया बजाते थे कि उनके गाने से बारिश हो जाती थी, या उनके तानसेन जी जब गाते थे तो दिया जल जाता था। हाँ, और कुछ राग भी कहते हैं कि अगर आप वो राग टच कर लो या उसकी या स्किल परफेक्ट कर लो तो आप मौसम बदल सकते हो, हाँ जी।
या आप सामने वाले आदमी का हुलिया बदल सकते हो, ये सब मैंने सुना है। सही और आज बात। के टाइम पे भी ये अर्बन लेजेंड या मिथ है या जो भी है, सच है झूठ है, हम्म, पर एक सेंस में अभी भी एक ये कहानियाँ सुनाई जाती हैं जो घरानों में, बनारस के घरानों में, कि तुम्हें जीवन में अगर कुछ पाने लग रहा है कि तुम कुछ उखाड़ पाओगे तो तुम वो करके दिखाओ, तब हम मानेंगे। हाँ और जी। वही उनका वो एक सक्सेस का लेवल डिफाइन होता है, ये नहीं कि तुम्हारा कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है या टी सीरीज ने या हम्म, कोई म्यूजिक लेबल ने तुम्हें। सबसे बड़ा लेवल पूरे वर्ल्ड में टी सीरीज के अलावा मेरे को तो है, एक और है, आई थिंक सो, मेरा नाम याद नहीं आ रहा, बट टी सीरीज से बड़ा तो कोई लेवल नहीं है। टी और सीरीज जिस, आपका एक सोसाइटी का लेवल डिसाइड करके हाँ, देगा, क्योंकि टी सीरीज बट के साथ तो टोनी कक्कर भी गाना गा रहा है, और टोनी हाँ, कक्कर क्या सब गाने गा का। रहे हैं सर, हाँ। सब गा रहे हैं। और टी सीरीज क्या है, अब एक वो नहीं है कि आर्टिस्ट लाइब्रेरी है, टी सीरीज एक फैक्ट्री है। हम्म, वहाँ पे तो आपने बंदा भेजा, वो एक अपना बट 10 मिलियन व्यूज के साथ बाहर आएगा। ये चीज़ भी बहुत हार्ड है क्या? कि अगर टी सीरीज से गाना निकला तो जिसका भी गाना निकल गया उसकी समझ लो सबसे पहली बात जिंदगी खुल गई। अब गुलशन कुमार ने इतनी मेहनत करी है, मेहनत करी। वो बनाई है अपनी गायकी छोड़ के, उसने कंपनी बनाने की कोशिश करी है। और ऐसा नहीं है कि उसने कोई कंट्रोवर्सी नहीं देखी है या उसके हाथों कुछ बहुत नहीं। सर, बहुत देखी होगी। मतलब कहा जाता है कि टी सीरीज ने लता मंगेशकर के साथ जो किया था, हम्म, कि लता मंगेशकर को उन्होंने पूरा अपने अंडर लेने की कोशिश करी थी, बट लता मंगेशकर ने मना कर दिया था, जिसकी वजह से वो सेल्फ आशा आर्टिस्ट थी, उन्होंने हर चीज़ के लिए मना करा हमेशा। जिसकी वजह से आशा उन्होंने, भोसले को बहुत बड़ा पुश मिला था, क्योंकि लता मंगेशकर की सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्री में उस टाइम पे आशा भोसले जी रियलिटी थी। रियलिटी है। और आशा भोसले जी उस टाइम पे ऊपर आ गई थी, हम्म, और लता मंगेशकर को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहे थे। हम्म, और इंडिया में अभी भी म्यूजिशियंस का ये कहा जाता है कि जो एक्चुअली बहुत ही हाई लेवल क्वालिटी पे म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं, कंपोजर्स जो होते हैं, ए आर रहमान हो गया, सलीम मर्चेंट, रेजुल पोकटी हो गया, सलीम मर्चेंट हो सलीम गया, मर्चेंट। मतलब इंडिया ने ग्रैमी भी जीत रखा है। और इन लोगों को वर्ल्ड वाइड जितने भी क्रिटिकल प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा रिकग्निशन मिला हुआ है। हम्म, बट इंडिया में उसी को एक मेन स्ट्रीम मीडिया में रिकग्निशन नहीं मिला हुआ। हम्म। मतलब ए आर रहमान को आज के टाइम पे आप बादशाह से छोटा स्टार कह सकते हो, इन टर्म्स ऑफ जितना वो कमाता होगा, जितना। बादशाह जज बना दिया गया सर। हाँ। वो अब थोड़ा अलग आर्टिस्ट वाइब से भी जज बन, सबसे बड़ी बात हसल 2.0 में अभी देख रहे हो आप। बादशाह का राइज भी एक तरीके से क्रेडिट करा जा सकता है कि सबसे हनी बड़ी पाजी। बात इंडिया गॉट टैलेंट में हाँ। हनी सिंह जज। का डाउनफॉल आया था, या उन्होंने गाना बनाना बंद किया था, तब बादशाह डाउनफॉल नहीं कहते उसे, उसे बस वो थोड़ा वक्त वाली कहीं बात चले होती है। गए थे, हाँ, अपना जो मूड भी तबीयत, जो माहौल में नहीं थे। इश्यूज इश्यूज थे वो तबीयत खराब के ही थे वैसे ज्यादातर। मेंटल इश्यूज कहा जाता है, मेंटल मतलब इश्यूज थे, मेंटल इश्यूज थे। फिर उन्होंने गाना बट आ गए बनाना बंद इंडस्ट्री किया। में वापस, हाँ। वापसी आ गए। अब आ गए हैं, अब अब होपफुली चलो। उम्मीद कर रहे हैं कि धमाका होगा, और वापस टोनी कक्कर के फेज से हम एक बेटर फेज में जा पाएंगे। हनी सिंह बहुत, तो एक लाइन सुनाता हूँ आपको। जब जब भी गर्दिश में मेरी किस्मत का सितारा था, दोस्तों ने राहें बदली, दोस्तों ने राहें बदली, अपनों ने किया किनारा था। रिश्तेदार हमारे थे जो थे सगे संबंधी, मुझे देख मुंह छुपा लिया कहीं मांग न लो अठन्नी। आजमा कर देख लिया सबको, नहीं है कोई अपना इस ज़माने में। पैसा होता है 1 मिनट, पैसे हो तो 1 मिनट लगती है रिश्तेदारी बनाने में। क्या बात, इरशाद 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 ये हैं। अपने बनाए हुए हैं सारे। अरे, इस- तो फिर आप, मेरे को लगता नहीं है कि कोई ऑप्शन है दुनिया के पास आपको सक्सेसफुल ना होने देने हाँ का। आप सर। इतना, आप मतलब जेनेटिक्स में अपना ही वो जीन्स में इतना टैलेंट लेके चल रहे हो ना। हम्म, मम्मी पापा दादी चाचा बहन बुआ बुआ बुआ। सर, बहनें बाजती हैं, तो वो भी बहुत तो गाती हैं, बट अब नहीं गाती, पर एक आवाज़ से बंदा आगे से बात करता है ना तो उसकी आवाज़ से लगता है यार ये बंदा अच्छा गा सकता है। और सबने उम्मीदें लगा रखी हैं कि अब सबने। आलाप भाई, अब आलाप भाई बनेंगे हैं। हाँ, जो मैं सरगम बता रहा हूँ मेरी बुआ। प्रेशर फील होता है आपको प्रेशर तो कि? बहुत है सर। हाँ। सबसे बड़ी बात, जो घर सोच रखा है, जो ड्रीम्स है ना, हम्म। सबसे बड़ी बात ड्रीम्स बहुत बड़े हैं। जो सबसे पहला ड्रीम है वो है डैडी और मम्मी के लिए कुछ करना, क्योंकि सब ऐसा नहीं हो सकता ना पूरे फैमिली पे डिपेंड हो जाओ। और इस टाइम पे हम हैं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं है, फैमिली पे ही डिपेंड है, जो भी कर रहे हैं फैमिली की वजह से ही कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा चाहिए कि फैमिली के लिए कुछ कर पाएँ अब, और बहुत जल्दी करेंगे। जो अगले महीने सॉन्ग आ रहा है, कवर सॉन्ग ही निकालूंगा पहला, किसी बड़े आर्टिस्ट का गाना निकाल के, वही तो उसी से होप है, देखो क्या होता है। आपकी ख्वाब है बातें ये। काफ़ी नॉर्मल और काफ़ी ठीक हैं, बट जो बातों के पीछे इमोशन है ना, हम्म, वो इतना
जबरदस्त है ना कि पकड़ा जा रहा है कि हर बात ख्वाब बात पे है। पकड़ा। आप कह रहे हो कि ख्वाब के लिए सुनो। मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार ना कर। मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार ना कर। ये ख्वाब से, गाना कौन किसको कह रहा है ये तो बताओ। ये एक मेरे ख्वाबों के लिए कह रहा है कि ख्वाब से भी प्यार मत कर, उनके पीछे लग जा। मतलब जीवन में जहाँ पे भी ना खुशी है ना वहाँ पे गाना फिट कर दो। एक बाप से बेटे को, बेटे से बाप को प्रेमिका से। और सही बात है। एक सेकेंड अंकल से पूछ लेते हैं कि अगर कुछ कवर करने का मन है आपका, कट ले लेता हूँ मैं। कट मत मारना, कैमरा कट मत मारना, रनिंग रख लेना। कुछ कवर करना चाहते हैं सर? हो गया वैसे पूरा। नहीं नहीं, सही अभी चला तो है। है, अभी है। मेरे पास तो एक स्पेशल सेगमेंट भी है आपके लिए अभी। उसमें मैं आपको जो बिल्कुल ही आज के बेकार गाने मैं मानता हूँ वो मैं आपको बोलूँगा, और आप उनका क्लासिकल वर्जन मेरे को देना। अरे, ठीक है। मजा आ जाएगा। हाँ, ढिंचैक पूजा का या ये एग्जैक्टली वही वही सब लूँगा। अच्छा, किस लाइन से स्टार्ट है वो शेर? नेताओं की बंदर, अच्छा। नहीं, मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे, आप उसका जवाब में दे देना। किसके ऊपर है गाना? जिस दिन भी उठेगी। ओए, बहुत लंबा है ये तो। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अब जीव अच्छा, वो तो बड़ा खतरनाक है। वो तो एमसीडी के जो इलेक्शन है ऐसे जाएगा। हैं मैं दो चीज़ें पूछता हूँ। एक दिल्ली के एमसीडी के इलेक्शन का पूछता हूँ आपसे, और दूसरा मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके डेफिनेशन में सक्सेस, आपने जो बोला था कि मेरा विजन बहुत बड़ा है, तो उसके कंटिन्यूएशन में ही कि आपके डेफिनेशन में सक्सेस क्या है। तो फिर आप अपना वो जो आपका हाँ, गाना है, ठीक है? और 35 साल हो गए पापा को बीजेपी में। बस हाँ, उड़ा दो। करो करो, जो आपको सही लगे। हाँ, तो नेताओं वाली बात पे ही बताऊंगा। तो दिल 35 साल से मेहनत कर रहे हैं बीजेपी में। करिए सर, तो स्टार्ट। तो दिल्ली में एमसीडी के इलेक्शन आ रखे हैं और हर जगह चहल पहल है। अरे सर, कुछ ना बड़ा कुछ हल्ला तो मच रहा है रातों रात। सोचा ही होगा आपने इस बारे में। सोच रखा है और कुछ लिख भी रखा है। अच्छा, हाँ, सुना दो फिर। दिल पे मत लेकर जाना कोई भी। पहले बता रहा हूँ। नेताओं की बंदर बाट, बनाओ मूरख, कर लो राज। सभी पार्टी लगाए हाट, हाट मतलब घर। सभी पार्टी दुकान, सभी पार्टी लगाए हाट। हमारे नेता कम ना घाट। धर्म जगाओ, ईमान जगाओ, दंगे भी भड़काओ। ऊंच नीच का भेद सिखाओ, जाति मतभेद कराओ। कभी ना सुलझे उलझन, ऐसे मन भटकाओ। दर पीढ़ी दर चले दुश्मनी, ऐसी रीत चलाओ। भाई भाई का गला काट दे, भाई भाई का गला काट दे, इस हद तक भड़काओ। नस्लें सही जन्म ना ले, ऐसी बीज उगाओ। भ्रष्ट बनो और भ्रष्ट बनाओ, भ्रष्टाचार जगाओ। भारत की संतान हो तुम, अपना फर्ज निभाओ। उम्मीद करते हैं कि आदेश श्रीवास्तव और अरविंद केजरीवाल सुन ले इस बात को। सर, कौ- हम तो कट्टर मोदी जी के फैन हैं। राहुल गांधी जी और मोदी जी के बहुत अच्छे फैन हैं। राहुल गांधी जी की पर्सनैलिटी। अच्छा, बीजेपी भी और कांग्रेस भी, दोनों हाँ, दोनों राहुल तरह गांधी जी का कुछ वो है कि अलग ही बंदा है एक वो। एक इस ऑरा वजह चल से। रहा है उनका। हाँ, और है। और मोदी जी के तो हम फैन वैसे ही है सर। उन्होंने तो शुरुआत से पापा बीजेपी में ही है। हिला रखा है, कहर कहर पूरा कहर है, कहर कहर। ढा रखा है सही में, उन्होंने बिल्कुल। पूरा, कहने की बात ही नहीं है। और अभी आप मेरे को बता रहे थे कि जीवन में सपने आपने बहुत बड़े देख रखे हैं, और आई एम अज्यूमिंग कि हाँ, आपका भी वही सपना है एक आर्टिस्ट की तरह कि जिस दिन आप स्टेज पे खड़े होके बोलो ऐसे, तो जनता इतना प्यार करती हो कि बस पूरा का पूरा शहर खड़ा हो जाए। शहर। है वो हर आर्टिस्ट का सपना दबंगई पे जाके थोड़ा एक साकार होता है कि हाँ, मैं अब बड़ा नहीं हूँ। गाड़ी वाड़ी तो ये बाई प्रोडक्ट्स लगते हैं। गाड़ी तो कोई भी ले सकता है सर। हाँ, लेकिन वो आवाज़ में कहते हैं ना, जैसे एक नशेड़ी की डीलर पे आवाज़ होती है, एक सटोरी की अपने बुकी पे आवाज़ होती है, वैसे ही एक आर्टिस्ट की अपनी ऑडियंस पे आवाज़ होती है। ऑडियंस पे बात, राइट। तो आपकी डेफिनेशन में सक्सेस आपके लिए क्या है?
एक पल मेरी हंसी जगने न बर्दाश्त की, सब कुछ खोकर मैं हंसा, रास ना ही हंसी। होश संभलते ही मैं आग पर चलने लगा, आग से डरते हैं सब, मैं हाथ से मलने लगा। जख्म जो थे आग के मुझको आता था मज़ा, आग के इस खेल ने खेल ही कुछ ऐसा रचा। रोऊं मैं यूं किस तरह आ गई मुझको हंसी, सब कुछ खोकर मैं हंसा, रास ना ही हंसी। भूख से मरते हैं सब, सुना था ज़माने में, भूखा मैं बरसों रहा भूख आजमाने में। बड़ा मज़ा आता था भूख ही को खाने में, भूख ने जीना सिखाया मुझको इस ज़माने में। मौत आती खाली पेट आ गई मुझको हंसी, सब कुछ खोकर मैं हंसा, रास ना आई मेरी हंसी। आपके अंदर डेफिनेटली एक परफॉर्मर्स आउटफिट तो है। मेरे को ये शेर जैसे आपका नहीं है, आपके पापा ने लिखा हुआ है, पर आप बोल रहे हो तो आप बहुत कोशिश कर रहे हो कि मैं इस एहसास में अपने आप को रंगने की कोशिश हाँ करूं। जी। और एक वो पागलपन होता है ना। आजकल चल रहा है सर खुद भी लिखने का काम, हर चीज़ में काम पे लगे पड़े मतलब। जो भी है शेप कर रहे हैं हाँ आपको, जो जी। भी आपके आर्टिस्टिक विजन को हाँ बोला जी। है। और मतलब वो आर्टिस्ट ही क्या जो पागल ना हुआ। पागल ना हो, सही और बात है, अपने काम में पागल होना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम अपने काम में ही पागल नहीं हो तो तुम कुछ भी नहीं हो फिर। बिल्कुल। और मतलब मेरी तो खुद की जो आर्टिस्टिक इंस्पिरेशन भी आती है, मतलब श्योर मेरा पॉडकास्ट, मैं नहीं हूँ आर्टिस्ट, और पर मैं जो नहीं ऐसा नहीं आर्टिस्टिक विजन में लेता हूँ, मैं सारा वहाँ से लेता हूँ। बुल्ले शाह हो गया, है। अरे जो कहते हैं कि अ, पूरा शहर मजनू को पागल समझता है, लेकिन अकेला मजनू ही है जो पूरे शहर को पागल समझता है। तो मजनू अब इतनी बड़ी चीज़ है, मजनू इज़ अ लेजेंड नाउ। मतलब मजनू मजनू बुल्ले शाह की क्रिएशन होगा, या मजनू रोमियो और जूलियट के टाइम से निकला होगा। हम्म। पर मजनू आज के टाइम पे इतनी बड़ी हस्ती है कि आप किसी भी आदमी को देखते हो कि उसको हल्का सा प्यार हो, तो आपके मुंह पे ये नहीं आता कि वो आशिक है, आपके वो मजनू बन गया है। राइट। मतलब सच इज़ द पावर ऑफ एन आर्ट। हाँ जी। मजनू कोई बंदा तो था नहीं कि पैदा हुआ था, उसने प्यार के लिए कुछ गोलियां खा ली थी या कुछ कर दिया था। तो दैट इज़ व्हाट आई थिंक कि अल्टीमेटली आर्टिस्टिक विजन आपकी ये होती है। प्यार प्यार बहुत करता था वो अपने लिए। जबकि कोई बंदा ही नहीं था वो। हाँ। हमारे था तक। दिमाग में एक मजनू बन चुका है, अब हर एक के दिमाग में एक मजनू हाँ है। जी। एक आपके साथ एक सेगमेंट करते हैं छोटा सा। हाँ जी। मैं आजकल के गाने गाऊंगा जो आपके नेचुरली आप कहोगे, और आ, आप उसका एक क्लासिकल रेंडिशन देना। सर मैं ट्राई करूंगा, कुछ हद तक पता नहीं है, अगर कोई गलती हुई तो सॉरी। हाँ, आप कहीं इंस्टाग्राम पे आर्टिस्ट वही बोलेगी मेरे गाने की कर दी तुमने ऐसे आपने, तैसी। हाँ नहीं, मैं वो वाले गाने लाऊंगा नहीं, मैं हम्म। गाने बिल्कुल वो छांट छांट के लाऊंगा जो हर। ठीक है, समझ गया, मैं हाँ, समझ गया, मैं समझ गया। तो गाना नंबर पहला है जो आपने ढिंचाक पूजा का सुना है। ढिंचाक पूजा जो, हाँ समझ, तो थोड़ा लिरिक्स बताओ उसके। उसके उसके लिरिक्स क्या थे? नहीं नहीं, जो फेमस वाला था। चेंज कर दो, कोई नहीं। नहीं नहीं, देखो, अजू सर्च करो ढिंचाक पूजा। चार गाने मेरे पास हैं। कोई नहीं, मैं एक बार देख लेता हूँ लिरिक्स इसके। सही चल रहा है ना सर? बढ़िया सर, ये आप बताओ आपको कैसा लग रहा है। हाँ, सेल्फी मैंने ले ली आज। हाँ, सेल्फी सेल्फी मैंने मैंने ले ली आज। सेल्फी मैंने ले ली आज, सर पे मेरे रहता ताज। फिर सेल्फी मैंने ले ली आज। इसका क्लासिकल रेंडिशन क्या होगा? लिसन। सेल्फी मैंने ले लिया आज, सर पे है मेरे रहता ताज। आत्महत्याएं हो रही हैं दिल्ली के किसी कोने में। वो कह रहे हैं ये भी हो सकता था, ये क्या कर रहे हो। दूसरा गाना है कच्चा बादाम। हाँ, कच्चा बादाम, थोड़े हाँ, लिरिक्स बताना इसके। कच्चा बादाम के लिरिक्स मैं आपको बताता हूँ। कच्चा बादाम के लिरिक्स इसके है लिरिक्स ही क्या है सर? ये सर,
कहते हैं ना कि हमें भी नहीं इतने क्लियरली समझ आते हैं हाँ, बट ट्रेंड है। कहाँ वो बन गया और क्या उसने गाने वाले को बना दिया हम्म, वो तो साइकिल पे कुछ बेचने निकला बेचने था। के, हाँ जी। मतलब ये गाने का वो है कि ये गाना एक वेस्ट बंगाल में मूंगफली बेचने वाला है, हम्म, उसने लिखा है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसके मैं आपको सुना सकता हूँ क्योंकि वो हिंदी में नहीं है तो। कच्चा बादाम है, पक्का बादाम। क्या? ए बादाम आछे वाले, माथा छीरा चूल, सिट्टी गोल्ड रे छुरी माला, मोबाइल बॉडी वांगा दिए बादाम। वेरी हार्ड सर। आप देख के बोल लो, कोई टेंशन नहीं है। तो कच्चा बादाम का ये नहीं, हिंदी वर्जन कुछ नहीं है उसका। ये बादाम अच्छे वालों, मथार चीरा चूल, सीटी गोल्ड, सीटी गोल्ड डेर छुरी माला। तो अगर कच्चा बादाम क्लासिकल वे में हो, नॉट क्लासिकल वे, इन बॉलीवुड वे होगा तो कैसे होगा? ए बादाम अच्छे वालों, मथार चीरा चालू। क्या करवा रहे हो सर? कुछ तो रील कंटेंट हमें चाहिए ना। सीटी गोल्डर छुरी माला। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कच्चा बादाम या क्या पक्का बादाम ऐसा हो सकता है। मोबाइल रे बॉडी वांगा दिए बादाम, बादाम बादाम दादा कच्चा बादाम, बादाम बादाम दादा कच्चा बादाम, আমার কাছে নাইটো বুবু বাজা বাদাম, আমার কাছে পাবে শুধু বাজা বাদাম। सॉरी सर, ये नहीं। बहुत hard है, क्या करवा रहे हो? अरे बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। बहुत हार्ड। और तीसरा गाना है, क्या हुआ? एक सेकंड जरा। इसी की पिक थी ना? हाँ, इसको ही हमने लगाया था उस पर। कंपनी इसके नाम पे है, फ्लाइंग डॉग फ्लाइंग डॉग। लैब्स। कुणाल फटाफट चेक करना क्या दिक्कत आई है। अब एक डिवाइन का गाना है इसके बाद, कौन सा? वो 359 वाला जो है। सुनता नहीं हूँ वैसे मैं उसके गाने, कैसे हो? कोई रैप आपने सुना हो जो आपको याद हो? हाँ, रफी साहब के भी गाएंगे। कौन सा? आप जो गाने आपके बेस्ट है ना, आप मेरे को वो बता दो, मैं उनका एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आप उसका रिप्लाई गाने में कर दो। एक फटाफट रैपिड फायर कर देते हैं गाने का, मेरे सवालों का और आपके उसका। एक रैपिड फायर होना चाहिए। हाँ, रैपिड फायर कर देंगे। हाँ, बाहर कर दो इसको। और इसको ज़रा एक मिनट सीधा कर देता हूँ। ये काफ़ी कैजुअल पॉडकास्ट रहा है, मतलब ये वाला जो हमने रिकॉर्ड करा है, मेरे को लग रहा है इनको भी मज़ा, तुमको भी मज़ा आया वो, है ना? हाँ। थैंक यू। पीछे टीवी कास्ट। ओहो भैया, टीवी में से स्क्रीन चलेगी देखना। तो बस यहाँ पे अभी गई है ना? टीवी पे क्या आ रहा है अज्जू? कोई आपका फेवरेट सॉन्ग? ओल्ड? ऐप आ रहा भैया हम्म। ऐसा। ओल्ड कोई आपका फेवरेट सॉन्ग? पुराना हाँ कोई आ गया गाना आ गया ना। हाँ मैंने बहके हुए से राज है, इसी को रैप में कर सकते हैं। रैप उनका फोटे नहीं है ना। आपकी आंखों में कुछ बहके हुए से खाब है। मजाक बन जाएगा। ठीक है, तीनों रिकॉर्ड पे हैं। तो रैप सॉन्ग से कौन सा आपका है जो आपकी ज़ुबान पे है, फेमस वाला? आप बताइए कोई सॉन्ग। गली गैंग का डिवाइन हो गया, या अपना
एमी वे बंटाई हो गया। एमी वे बनता है। एमी वे बंटाई का कोई है आपके उसमें? दूसरे के प्यार में गिरने से तुझे बचा रहा हूँ, सब मुझे भाव दे रहे फिर भी तुझको हंसा रहा हूँ, है? हाँ बुरा ना मान जाए एमी वे भाई। चलो। तो मैं पूछ लेता हूँ पहले आपसे। हम्म, तो एमी वे का एक रैप सॉन्ग आप क्लासिकल रेंडिशन में दे दो हमको। ठीक। दूसरे के प्यार में गिरने से तुझे बचा रहा हूँ, सब मुझे भाव दे रे फिर भी सबको हटा रहा हूँ, मचाएंगे। और एक फाइनली टोनी कक्कर का कोई गाना आप क्लासिकल रेंडिशन में करा दो। टोनी कक्कर का कोई गाना सुना नहीं मैंने, सुनता नहीं हूँ मैं। नंबर लेके 12121 या नंबर लिख 98971, हाँ उसके आगे बम डी का बम बम। हाँ ओके। नंबर लिख 98971, उसके आगे बम डिगा बम बम। सही में मैं इतना ज़्यादा आपने सही में रियाज तगड़ा किया होगा यार, मतलब इतना डीप वॉइस आता है ना आपका अंदर से, ऐसे लगता है पता नहीं कहाँ से, पेट से गा रहे हो या कहीं से गा रहे हो। बेस्ट है। एक एक रैपिड फायर राउंड करते हैं, ओके सर। और मतलब उसको रैपिड फायर बना दूंगा मैं। हाँ जी। आपको जो जो गाने गाने हैं आप वो वाले गाने मतलब मेरे को बता देना कि ये गाना किस लिए है, हाँ जी। और मैं उसके कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन पूछ दूंगा, ओके। और उसको हम फटाफट एडिट में चॉप चॉप करके एक रैपिड फायर इंटरेस्टिंग सा ओके। वो बना देंगे। छोटा होना चाहिए क्योंकि एडिट भी फिर आपको जल्दी करना है, हाँ लॉन्च करेंगे हाँ, रील। तो आप मेरे को गाना बता दो, मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। हम्म, अंकल आप भी बताना चाहे तो आप गाना बता दीजिएगा। अ, सर रफ़ी साहब का कोई गाना गाना चाहो तो कौन सा गाओगे? अजू वाला है, अजू होना है बात। नहीं सॉरी, वो तो हार्ड है। पहाड़ी वाला है। सावन भी, नींद भी यकीन। चलो ठीक है, याद है। ये कौन सा गाना है? थोड़ा क्लासिकल वे है। हाँ हाँ कोई टेंशन नहीं, आप गाना मेरी बता। आवाज़ थोड़ी ऑटो ट्यून कर दोगे ना, वो आएगी बहुत पास क्योंकि। कोई दिक्कत नहीं है वो थोड़ी वैसे ट्यूनिंग डाल देना अपने तरीके से। ट्राई कर लेंगे, हाँ आती जी। हमें है नहीं अब क्योंकि हमें कॉन्वर्सेशन तो मॉड्यूलेट करनी आती है, हाँ जी। वोकल्स का तो सीन ही रफ़ी साहब अलग। का एक सॉन्ग, हाँ एंड किशोर दा, कौन सा? एक एक करके बताते जाओ ठीक आप, है ये पहले। गाना कौन सा है मैं उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछ लूँ ताकि एक वो लहर है। रफ़ी साहब का एक सॉन्ग है सर, हम्म, क्लासिकल वे में है वो, अजूना आए बालमा, वो गा सकते हो? किस बारे में है अजूना आए बालमा सॉन्ग नेम। ये, मतलब क्या है? ये मैंने आपको अपनी आपकी लाइन बताई है कि रफ़ी साहब का ये वाला सॉन्ग सुना दो क्लासिकल वे में। अच्छा नहीं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि इसके सॉन्ग का नेम है अजूना आए बालमा, हाँ, एंड ये किस सिंगर बारे इज में है, मतलब ये गाना किस बारे में है? अच्छा हूँ ना अभी, मतलब बालमा नहीं है, बालमा सावन आए बीता नहीं। जाए, सावन बीता जाए। अच्छा कि सावन बीता, हाँ राइट। चलो, तो अलाप भाई हमारी तरफ से उम्मीद है हाँ कि जी। आपको सक्सेस का छक्का जो आप मारना चाह रहे हो जल्दी से लग जाए। एक ज़रूर। मतलब हम तो चाहेंगे कि अभी लग जाए, अरे सर क्या पता पर इसके बाद लग जाए। लेट अगर हो गया तो क्या करोगे? एक गाना है सर रफ़ी साहब का, अजूना आए बालमा सावन बीता जाए। आज हुना आए बालमा सावन बीता जाए, हाय रे सावन बीता जाए, नींद भी अखियन बार ना आए, तो से मिलन की आस बिझाए, आई बहार खिले फुलवा, आई बहार खिले फुलवा, आई बहार खिले फुलवा,
मोहे सुध बुध नाम गवाए आज हुनाए बाल सावन बीता जाए। हाय, हाय। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। और दूसरा गाना कौन सा था? चांद को बदरा कौन सा था? सेकंड सॉन्ग चांद को बदरा नहीं, कोई और। किशोर जी का गाऊं एक गाना हाँ, कौन सा गाना है बस बता दो, उसके कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन मैं पूछ लूंगा आपसे। जो मैंने इंडियन आइडल में गाया था, वो पूछ लो कि इंडियन आइडल में कौन सा सॉन्ग ऑडिशन में गाया। इंडियन आइडल में कौन सा गाना गाया था आपने? वो गाया था मैंने किशोर कुमार जी का, और वो सॉन्ग है दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो के पल में पिघल जाओगे, एक दिन आएगा प्यार हो जाएगा, हो मैं आग दिल में लगा दूंगा वो के पल में पिघल जाओगे। ये गाया था सर इंडियन आइडल में। सही में पिघल जाएंगे, अगली बार आप पक्का इंडियन आइडल जाओगे पिघल जाएंगे अगर आपने ये क्या वाला। पता उससे पहले ही सर, अगर भगवान का आशीर्वाद ज़रूर रहेगा। स्कोप तो यही है इंडियन आइडल से पहले ही, फिर इंडियन आइडल में एज अ गेस्ट जाएंगे। अरे चलो, हमारी तरफ से तो यही दुआ है कि गेस्ट क्या जज बन के जाना अरे जाना हो जल्दी किसी दिन। सुनेगा भगवान जल्दी। और आप पंचम लहराओ एक क्लासिकल म्यूजिक का, वापस उस जोन में। उस इंडिया को ग्लोरी वापस देने का सही जो बात। उसको कहा जाता था कि यहाँ का आर्ट फॉर्म दुनिया में कहीं नहीं वो मास्टरी, और लोग दूर दूर से इंडिया आते थे कि सीखने के लिए। अब तो इंडिया से लोग जाते हैं आजकल तो कोई गा ही नहीं रहा ओल्ड सॉन्ग, सिर्फ कपिल शर्मा है। हम्म, खुद कपिल शर्मा शो, वही अपने शो के चलते चलते किशोर कुमार जी के गाने गा देते हैं, रफ़ी साहब के गाने गा देते हैं। पर हर आदमी जो हल्का सा भी सब्जेक्टिवली डीप है, 2 पैग या 3 पैग लगाने के बाद उसको वही चाहिए वही होता है। चाहिए, सही बात है, मतलब रियलिटी है। हनी सिंह या ये अलग जोन है बादशाह सर। जोन हनी क्या, सिंह, बादशाह, किंग, ये सब ये है क्लब वाइज जोन। ये ये है उनके वाइबिंग लिए है। सॉन्ग, नहीं ये नाचने वाले सॉन्ग्स हैं। डाउन वाली कोई नहीं। मतलब खड़ो के बीच में ये डांसिंग सॉन्ग्स हैं। और फिर 2-3 पैग वाली बात सही कह रहे हो आप। 2-3 पैग के बाद आदमी जो बिल्कुल गहरा, जिसके दिल गहराई में में चले बढ़िया जाता है। घाव निकले हुए हैं, वो तो यही गानों पे अपने आप को रिलैक्स कर सकता सही है। बात है। या तो ये सुन लेगा या कोई पुराना कुछ फ्रैंक हाँ, उस सिनात्रा टाइम या नाचने वाले कुछ गाने नहीं सुन सकता नहीं है। सुन सकता। नहीं सुन सकता, कोई सा कर दूं तो पहला था आता ही नहीं है। तो एक बढ़िया, मैं आपको एक आर्टिस्ट का नाम बताऊंगा और आप उसका एक मेरे को गाना, मैं आपको गाना ही बताऊंगा, आप उसका वही वाला रेंडेशन मेरे को क्लासिकल रेंडेशन करके दिखाना। आई विल ट्राई सर। नेहा कक्कड़ का कोई गाना अगर आपके पास है तो। सर मैं वैसे ओल्ड ही सुनता हूँ, पर नेहा मैम बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं। तो उनका भी स्ट्रगल अरे इंडियन आइडल से ही हुआ है। इंडियन आइडल से, और और उससे पहले हमारे मेरे डैडी ने बुला भी रखा है उन्हें शो करवाने के लिए एक अच्छा, बार। बहुत पहले, छोटे थे वो। जब वो जागरण में जागरण माता गाते की थे। चौकी में हाँ जी, गाते हाँ थे। जी। मेरे हाँ पापा ने बुला भी रखा है उन्हें। हाँ, तो उनका कोई सॉन्ग, कोई आप बताइए। आपने बोला मैं सॉन्ग भी बताऊंगा। हाँ मैं आपको बिल्कुल सॉन्ग बताता हूँ। नेहा कक्कर का नया गाना कांटा लगा हुई माँ तो हो नहीं सकता। ये नेहा कक्कड़ का कोई नया गाना, मतलब नेहा कक्कड़ ना, असल में मैं भी नहीं सुनता हूँ। आपने वो सुना है बारिश में तुम, या ओ सजना? देखो गाने सही भी नहीं सुने इनके। बारिश में तो, अरे एक गाना है, ख्याल रखिया कर हाँ, हाँ। मेरा तू ही तूता है, तू अपना ख्याल रखे। इसकी एक आधी लाइन और आगे बताओ जो कंटिन्यू कर पाऊँ। तू मेरा ख्याल रखा कर, मैं आपको पूरा लिरिक्स ही दिखा देता हूँ। यस, दैट विल बी बेटर।
ये 2 लाइन ही सुना दूँ? हाँ हाँ मेरा बिल्कुल, 2 तूता। लाइनें, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि आई अंडरस्टैंड। इन क्लासिकल वे हाँ। या इन वाइब? नहीं नहीं, क्लासिकल में। ये गाना वाइब तो पे भी वैसे आपका जंप करेंगे, क्लोज बिल्कुल फाइनल सॉन्ग होगा आपका वाइब वाला, जो हम वाइब पे। स्टार्ट। मेरा मेरा तू ही तूता है। सॉरी सर। अरे यार पता है, अरे जिसे ये सुनो ना उसे गाओ। यही नेचुरल है, यही नेचुरल आता है। मेरा तू ही तूता है, तू अपना ख्याल रखया कर। मेरा तू ही तूता है, तू अपना ख्याल रखया कर। कट। ये कट कर देना। वही वाला है, ये एक्सपोजर वाला है ये। अभी मैं कट आपको कर बोलूंगा ना देना। सुखविंदर का एक गाना सुना दो, अरे तो आप भी खुशी खुशी सुनाओगे कि जान लगेगी, तो मजा बोल आएगा। दो सर। सुखविंदर का सुना दो यार। मैं प्रेम दा प्याला पी आया, एक पल में सदियां जी आया। सारी मधुशाला पी आया, एक पल में सदियां जी आया। मैं पी आया, मैं पी आया, मैं प्रेम दा प्याला पी आया, मैं जी आया। ना जाने दिल विच की आया, एक प्रेम दा प्याला पी आया। हिला यार आपने। आप गाना गाते हो और वैसी आ रही है ना थोड़ी सा। एक सोनू निगम का गाना हो जाए। ये सही था ना? बहुत अच्छा था वो वाला, उस वाले में तुमने प्रैक्टिस की थी पहले। 17 नंबर वाले में की थी प्रैक्टिस, सुनाया ना वो आपको। अभी मुझ में कहीं। सॉन्ग स्टार्ट करने से पहले ये सोनू निगम जी का सबसे हार्ड सॉन्ग है। इसे बहुत कम आर्टिस्ट इसलिए गाते हैं क्योंकि बहुत हाई लेवल सॉन्ग है ये, और वो ही गा सकते हैं। हम सिर्फ ट्राई करते हैं उन्हें। गुरु हैं क्योंकि उन्हीं को शुरुआत से देखा, उन्हीं से सीखा। अच्छा। क्योंकि मैं रफ़ी साहब को ही गाता हूँ, और रफ़ी साहब को गाने वाले वो थे, और सौरभ किशन जी थे। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है। ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। आपको डर लगता था ना, डर लग रहा था ना ये गाना गाते अरे हुए? सर, हम्म। गलती ना हो ना, क्योंकि बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं वो। उनका गाना वही गा सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड आर्टिस्ट हैं वो अपनी, उनके मतलब वैसे ना मेरे को तो नहीं लगता इंडस्ट्री में जिस उनके तरीके का अलावा। उनका वो है। नहीं, उनका लेवल बहुत अलग है। और शान जी जो, शान जी सर, उनका भी एक बहुत अलग आर्टिस्ट हैं ये सब। शायद इन जैसे अब आर्टिस्ट बनेंगे नहीं। नहीं बनेंगे। नहीं बनेंगे। चलो फिर एक ट्राई मार लेते हैं शान जी पे, शायद। शान जी का जैसे कास्टिंग चली गई है। ओके चल रहा है सर। बढ़िया। अब इसके बाद बस एक वाइब वाला गाना आपसे करेंगे और फिर उस पे कट मार देंगे। ओके। आपको मज़ा आया? कुछ आपको और बात है जो रखनी है, कुछ आपको डिस्कस करना है? फैमिली के बारे में कर दिया, हम्म, करियर कर दिया, ड्रीम्स कर दिए। ड्रीम्स कर दिया, स्ट्रगल एक स्ट्रगल भी सर्टेन भी सेंस में आ जो गया। 6-7 साल का बताया। हाँ, आपने अवॉइड भी करा कि आप किसी को बुरा ना बोलो, और वो सब आ गया अच्छे से, वो तो कवर हो गया। आ गया भैया, उसको ऑन करते हैं। वाइब है छोटे से माल।
ठीक ठीक कंटिन्यू। तो शान भाई का एक गाना करा दो। सॉन्ग सॉन्ग कौन सा शान भाई का? शान भाई तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ जैसे मेरे दोस्त लगते हैं। चांटा ना पड़ जाए मेरे को किसी से, मेरे को लगा अंकल ही मार देंगे। के सर का कोई गाना बताओ। के सर का हाँ क्यों आजकल नींद का, हाँ मुझे प्यार है। अरे फ़ोन दिखाओ एक मिनट, एक सॉन्ग है के सर का। एक अभिजीत सेकंड, सावन एक जी एक का। एक एक करके लो। अभिजीत एक सावन जी तो सिर्फ किशोर दा को ही गाते हैं। रिम झिम गिरे सावन, सुना है सर ये सॉन्ग? हाँ जी ये भी बिल्कुल बहुत सुना अच्छा है। सॉन्ग है, सुना दो फिर। बारिश के ऊपर। ये किसका गाना है? किशोर दा का ही। अच्छा किशोरदा का ही गाना है। आप भी किशोरदा को ही प्रेफर करते हो, जब भी आपको फ्रीडम मिले तो आप वही गाना चाहते हो। हाँ किशोर दा एंड अमित कुमार, तो सर अमित कुमार सर का गाता हूँ। हाँ मैं रोज रोज आँखों तले एक ही सपना चले, रात भर का जल जले, आँख में जिस तरह ख्वाबों का दिया जले, हो रोज रोज आँखों तले। सबसे बेस्ट सॉन्ग है अमित कुमार जी का। ऐसा लग रहा था आप अपने फ्यूचर जो मैनेजर होगा ना आपका, उसको ये बता रहे हो कि बहुत मेहनत होती है भाई, तू काम कर ले, मेरे को शोज ला के दे दे। इंशाल्लाह खुद मिलेंगे शोज, जब कोई प्लेटफॉर्म होता है बंदे का तो खुद उसके पास काम आता है। मैनेजर भी खुद ही आएगा, शोज मैनेजर भी भी, आएंगे, हाँ सब सब कुछ खुद आएंगे सभी सर। इकट्ठे आता है वो। जैसे सही बताऊँ तो आपकी पॉडकास्ट भी खुद ही आई है चलते चलते ऐसे रील्स पे। अच्छा उसके बाद आप वहाँ से फिर आप, मैंने आपको कांटेक्ट करा। अच्छा ये तो आप, तो वो तो ऐसे ही होता है। मतलब वो वाली बात है कि पहले 10 जगह अगर हाथ मारना पड़ता था, 100 जगह हाथ मार लेते हैं। लेकिन अब हाथ मारने से है कि वाइब में आते हैं। एक वाइब का गाना सुना दो जिससे हमें भी लगे कि हाँ सबको दबंग, सबसे दबंग हम। जैसे क्योंकि वाइब के गाने ना सबसे, वाइब जो के गाने में मेन म्यूजिक। थिंग है ना, मैं सुनता ही नहीं हूँ किंग के कभी कभार, क्योंकि उसके इंटरव्यू देखना इसलिए पसंद है क्योंकि वो बंदे में कुछ बात नजर आती बात है। है नज़र आती है, इसलिए उसे सुन लिया जाता है, उसे देख लिया जाता है। किंग का ही गाऊं? हाँ हाँ दो लाइन बस, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल जितनी याद बिल्कुल। है। तू आके देख ले, ओ मैंने रातें कितनी सारी तेरी यादों में गुजारी, सोनिए सोनिए तू आके देख ले, ओ मैंने रातें कितनी सारी तेरी यादों में गुजारी, सोनिए सोनिए। लोग कहते बेचारा, सब पूछ तो क्यों हारा, जब प्यार। बस इतना ही। ऑल राइट अलाप भाई, दैट वाज फन। इतना रिफ्रेशिंग पॉडकास्ट ना मेरे को भी नहीं आज तक करने को मिला है, पता है। जहाँ पे मैं बैठ के इंटरव्यू कर रहा हूँ मेरे को लग रहा है कि मेरे को ही मज़ा आ रहा है, वरना हमेशा एक स्क्रिप्ट, एक लाइन, एक वो रहता था। आज ऐसा लगा है कि थैंक यू सर। बंदे को रिक्वेस्ट डालनी है एज एन ऑडियंस की सर ये गाना सुना दो, और सर कहेंगे चलो जी बढ़िया। विद दैट वी विश यू लॉट ऑफ सक्सेस अलाप भाई। भाई एंड धन्यवाद। क्या मतलब आप हमसे वही बेसिक चीज़ें सुनोगे कि भगवान आपको बहुत ज़्यादा सुख समृद्धि दे, ले दुनिया लेना यार, भर अपने की आप हो जाएगा। बट दैट वाज द क्रिएटर भाई को बहुत ब्रेकडाउन। थैंकफुल, वेरी थैंकफुल टू यू। आई एम वी आर ऑल्सो वेरी हैप्पी। मतलब हमें लग रहा है कि हमारे हमारे साथ कुछ ऐसा अचंभा हुआ है कि आप अपने एल्बम लॉन्च से, अचानक से मिलना हुआ और अचानक से ही पॉडकास्ट भी सब हाँ कुछ हुआ। आप आए सब हो ऊपर वाले का एल्बम करम है। एल्बम लॉन्च से 1 महीना पहले ही आपने बात करनी शुरू करी है, हाँ, और अब मतलब और पॉडकास्ट भी इनविटेशन भी है मेरे प्रोग्राम के लिए, हाँ आप वो वहाँ भी पे है, और इनविटेशन भी आपके प्रोग्राम के लिए, अब पॉडकास्ट लॉन्च करते हैं। उधर ही। वेल आई होप यू गाइस लाइक डिड, स्टे ट्यून्ड ऑन फ्लाइंग डॉग टीवी। ऐसे दबंग दबंग चीज़ें आ रही हैं, कर लो यार, थोड़ा शेयर कर लो। सब्सक्राइबर भाई तो हमारे आ ही जाएंगे, पर शेयर कर लो। विद दैट वील कंक्लूड क्रिएटर ब्रेकडाउन एपिसोड 2 एंड लेट्स कॉल इट अ कट। हाँ
ऑडियो कट